हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल इफेक्टिव स्टडी। और इस सेशन में हम जो मोस्ट हायर शिफ्ट हैं एसएससी सीएचएसएल 2019 की वो देखेंगे। थंबनेल में जो भी शिफ्ट आपको वहाँ मेंशन की है वो मैं यहाँ पर पूरा कंपाइलेशन आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। और इनका चूज़ करने का मेन कहाँ से मैंने ये लिया है, आपके जो सर्वे हुए हैं डिफरेंट जो टीचर्स हैं उन्होंने सर्विस कराए हैं, उनमें जो टॉप हार्ड 5 शिफ्ट रही हैं वो मैंने वहाँ से ली हैं और आपको ये अच्छे से सॉल्यूशन करा रहा हूँ। एक बार देख लो इनको। आपके सीजीएल मेंस और आपके जो भी स्टेट्स के एग्जाम है उनमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और किसी ना किसी वे में आपसे पूछी जा सकती हैं। ये आपके क्वेश्चन बहुत ही कैलकुलेटिव हैं कुछ, और कुछ अलग इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी, तो अच्छे से देख लो इनको। देखो हिंदी में है और क्वेश्चन इंग्लिश में, यहाँ पर दोनों की सेटिंग करना मुश्किल था मेरे लिए, तो मैंने ये हिंदी में ही आपको मेंशन किया है। आप इसको समझ लेना कि क्या कह रहा है। एक वस्तु 12% की हानि पर बेची गई है, 630 अधिक में बेची जाती तो 6% का प्रॉफिट होता। वस्तु का सीपी बताना है, कॉस्ट प्राइस बताना है। अब मान लो कि आप कॉस्ट प्राइस क्या है 100 है, खुद अटेम्प्ट करना पहले वीडियो को पॉज करके और देखना इसका सॉल्यूशन कहाँ जा रहा है। ठीक है। अब 12% प्रॉफिट पर, अगर 12% लॉस पर बेच रहा हूं तो 12% लॉस का मतलब यह है कि ये 88 में हो गई, और अगर 6% प्रॉफिट में बेचता हूं इट मीन्स ये कितने की होगी, 106 की हो गई। अब एक बात देखो कि जो एसपी है वो कितना डिफरेंस ले रहा है, वो डिफरेंस ले रहा है 18 का, और वो किसको बोल रखा है, वो बोल रखा है 630 बोल रखा है। यानी कि 18 की वैल्यू कितनी है, 630 है, तो आपके 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो आपका क्या है सीपी है। 18 की वैल्यू कितनी है आपकी, 630 है, तो 100 की वैल्यू निकालोगे, सॉरी 100 की वैल्यू, ठीक है, 100 की वैल्यू निकालोगे। अब ये चीज देख लो, 9 से 2 बार और ये आपका 7 बार, तो कितना हो जाएगा 3500। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ए समकोण है। एक समकोण त्रिभुज के लिए बना लेते हैं पहले। ये राइट एंगल ट्राइंगल है और ये आपका ए क्या है 90 डिग्री, ये बी है और ये आपका सी है। और ये बोला है कि एक अंत्यवृत्त खींचा गया, बहुत बढ़िया, अंत्यवृत्त खींचा गया है इसमें। तो जैसे जैसे बोला जाए वैसे वैसे कर लो। अंत्यवृत्त नहीं हो पाया ये, ठीक है, ये अब अंत्यवृत्त हो गया है। अंत्यवृत्त खींचा गया है और इससे आपकी क्या पूछी गई है, अंत्यवृत्त की रेडियस पूछी गई है, और आपको ये कंडीशन दी हुई है कि समकोण बनाने वाली दो भुजाओं की लंबाई 48 और 14 है। यानी कि एक आपकी 48 है, कोई सी भी मान लो, और एक आपकी कितनी है 14 है। तो आपको ये तो पता लगा कि भाई पाइथागोरस लगनी है, बट अगर आप 48 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर देन आप जो भी आएगा उसका अंडररूट करोगे तो थोड़ा सा क्या होगा, वो टाइम जो है कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो इसको हम क्या दूसरे तरीके से करते हैं कि देखो ये जो चीज है 48, ये आपका किस तरह से लिखा जा रहा है 24 इंटू 2। 14 जो है वो किस तरह से लिखा जा रहा है 7 इंटू 2। आपको पता है कि भाई 7, 24 एंड 25। मैं जब बहुत प्रॉपर तरीके से क्लास दे दूंगा आपको अपने नोट्स की, तो आप समझ जाओगे कि ये जो है पाइथागोरस है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इस अकॉर्डिंग 25, और 2 का मल्टीप्लाई तो सभी में हो रहा है, तो आपका हाइपोटेनस यानी बीसी की वैल्यू, कर्ण की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 आ गई। अब अंत्यवृत्त की त्रिज्या पूछिए, इट मीन्स ये क्या बोल रहा है, रेडियस क्या हो जाएगी समकोण त्रिभुज के लिए ए प्लस के बी, ओके, माइनस के आपका सी। ठीक है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करो यहां पर। और ए कितना है 14, तो 14 को ऐसा कर लो, 2 को कॉमन ले लो, इसको क्या लिख लो 24 प्लस के आपका 7 माइनस के आपका 25, ठीक है, अपॉन में आपका 2, तो 2 तो 2 कट गया और ये कितना आ गया 6 आ गया। क्लियर है बात। ये क्वेश्चन इस तरह से आप कर सकते हो, ये ज्यादा कैलकुलेशन इसमें नहीं थी, अगर आप बचा सकते हो तो। अदरवाइज ये पेपर कैलकुलेटिव था और कैलकुलेशन की वजह से ये पेपर थोड़ा हार्ड शिफ्ट में चला गया है। 20 अक्टूबर का शिफ्ट 1 का पेपर है, किसी भी सर्वे में देख लेना, ये भी हार्ड शिफ्ट में पेपर है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रखा है कि ओके, अब देखो इसको कि एक कंपनी ने प्रोडक्शन का डेटा दे रखा है और आपसे बोला है कि 2000 और 2001 में जो आपके एवरेज प्रोडक्शन था वो किस वर्ष युग्म के औसत उत्पादन से कम था। ठीक है, तो 2000 और 2001 में एवरेज प्रोडक्शन कितना है, तो देखो यहां पर 75 और 50 कितना हो गया 125 अपॉन में 2, यानी कि 67.5 आपका क्या गया एवरेज प्रोडक्शन आ गया। अब ये बोल रहा है किस वर्ष युग में एवरेज प्रोडक्शन से कम था, यानी कि ये जो 67.5 है इससे हमें ज्यादा वाला एवरेज चाहिए। अब देखो 99 एंड 2000 का देखो, 99 एंड 2000 का देखोगे तो 67.5 तो इसका एवरेज है, इससे हमें ज्यादा चाहिए, तो वैल्यू डेफिनेटली 67.5 से तो आपकी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, बट यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू 65 है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन चलते हैं 2001 एंड 2002। 2001 में देखो 75, इसकी मिनिमम वैल्यू ही इससे ज्यादा है, तो डेफिनेटली एवरेज क्या होगा, ज्यादा होगा, तो इसको बिना आप सॉल्व किए टिक कर सकते हो। क्लियर है बात। ये क्वेश्चन कुछ थोड़े ट्रिक्स हैं,
आप इनमें छोटा छोटा आप कैलकुलेशन को बचाकर क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इक्वल टू 16, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4, और आपसे क्या पूछा है, x4 प्लस y4। अब यहाँ एक चीज़ देखो, आपसे x4 प्लस y4 पूछा है, और आप ये होता क्या है बेसिकली कि आपका एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, ठीक है, का होल स्क्वायर माइनस के 2x स्क्वायर, ठीक है, ये कितना हो गया, माइनस के 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, यही होता है। अब हम यहाँ पर क्या चीज़ निकाल रहे हैं, हम यहाँ पर निकाल रहे हैं एक्स वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये दो टर्म हमें निकालनी है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको भी आप अलग से लिख लो, ये क्या होगा आपका एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस के 2 इंटू एक्स वाई। अब आपको यहां पर ये नहीं पता है कि एक्स वाई क्या है, तो आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैसे निकालोगे, तो उसके लिए हमें ये चीज दे रखी है यहां पर कि एक्स क्यू प्लस के वाई क्यू क्या हो जाएगा, ये एक्स प्लस वाई, ओके, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, और माइनस के एक्स वाई, ठीक है, क्लियर, ये होता है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, ढंग से देखो इसको, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, जैसे मैंने यहां लिखा हुआ है, माइनस के ये कितना हो जाएगा 3xy, तो माइनस के 2xy और जुड़ जाएगा इसमें, तो ये कितना हो जाएगा 3xy। अब इसको कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये देखो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू कितना है 16 है, ये कितना हो जाएगा आपका 4, और x प्लस वाई का होल स्क्वायर यानी कि 16 माइनस के 3xy, ठीक है, तो ये कितना हो गया, एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, देखो माइनस के 12 अपॉन में माइनस के कितना हो जाएगा, ये 12 अपॉन, कुछ गड़बड़ की है नहीं, हाँ, माइनस के 12 अपॉन माइनस के 3 यानी कि कितनी आ गई वैल्यू 4, क्लियर बात, एक्स वाई की वैल्यू 4 आ गई। अब आपको एक्स वाई की वैल्यू 4 आ गई, तो यहां से ये निकालो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू, ये कितनी आ जाएगी, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर यानी कि 16 माइनस के 2 इंटू 4 यानी कि 8, तो वैल्यू कितनी आ गई इसकी 8 आ गई, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, कितनी होगी ये 64 माइनस के 2 इंटू 4 16, तो ये कितनी हो जाएगी 16 दूनी 32 माइनस 32 यानी कितना 32। छोटी सी कैलकुलेशन थी, लेकिन आप प्रॉपर तरीके से करोगे तो ये कैलकुलेशन जो होगी वो आपकी क्या होगी, एलिमिनेट हो जाएगी, और आपको क्वेश्चन थोड़ा इजी लगने लगेगा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब इसमें भी कोई कैलकुलेशन नहीं है, हॉकी और टेनिस दोनों में नामांकित विद्यार्थियों की औसत संख्या पूछी है, यानी कि आपका यहाँ पर जो पाई चार्ट दे रखा है, इसमें हॉकी और टेनिस में जो एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट रजिस्टर्ड हैं वो आपको बताने हैं। अब हॉकी में कितने हैं 26 और टेनिस में कितने हैं 14, तो इनका टोटल कितना आ गया 40। अब इसका एवरेज कितना हो जाएगा आपका 20, बट ये किस में है, परसेंट में है, 100% की वैल्यू कितनी है 2800, तो आपकी 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 560, क्लियर। छोटे से क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई कैलकुलेशन नहीं है इनमें, बट अगर आपने थोड़ा भी मिस किया, इधर उधर किया, तो ये कैलकुलेशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब इसके बाद कुछ और भी अच्छे क्वेश्चन हैं इसमें, इस शिफ्ट में कुछ हैं अच्छे क्वेश्चन जिनकी वजह से ये शिफ्ट हार्ड चली गई है। अब इसको देखो, √3 cos थीटा बराबर sin थीटा, यहाँ से आपको देख के ही पता लग रहा है कि भाई tan थीटा जो है ना वो आपका √3 है, और थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री है, ठीक है। बस आपको कुछ नहीं करना है, जब थीटा 60 डिग्री पता लग गया आपको, तो यहाँ पर बस वैल्यू पुट करनी है, तो 4 इंटू साइन 60 कितना होता है √3/2, यानी कि √3/2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 3/4, ओके, माइनस के 5 इंटू 1/2, ठीक है, अपॉन में ये कितना हो जाएगा 3 इंटू आपके 1/2 माइनस यानी प्लस के 1। अब ये कितना हो जाएगा आपका 3 माइनस के 5/2 यानी कि कितना 1/2, क्लियर, और 3/2 प्लस के 1 यानी कि आपका 5/2, कितना ऑप्शन आ गया आपका 1/5, क्लियर है बात, इजीली कर लोगे इसमें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यदि किसी धनराशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष में CI एंड SI के बीच का डिफरेंस 558 रुपीज है, तो आपको प्रिंसिपल बताना है कितना है। क्वेश्चन को करो, वीडियो पॉज करके फिर देखो इसको। इसमें वैसे डायरेक्ट आप प्रॉपर्टी लगा लो कि जो CI SI का जो डिफरेंस है, क्योंकि जब आप इतने बड़े लेवल पे एग्जाम पे जाते हो और आपको अपना टाइम बचाना है, तो उसके लिए आप यही कर सकते हो कि ये चीज़ें डायरेक्ट आप टर्म याद कर लो। अदरवाइज क्या है, आप निकालने बैठोगे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा वो। लेकिन मैं ये भी सिखा दूंगा ये चीज़ें कि ये बनती कैसे हैं, ताकि आपको दिमाग में रहे कि बन कैसे रहा है, अगर इनकेस फॉर्मूला हम भूल जाते हैं तो डिफरेंस 3 साल के केस में 3 ईयर के केस में PR² अपॉन में 100² इंटू 300 प्लस के R अपॉन में कितना हो जाएगा ये 100, क्लियर बात। अब यहाँ पर आपको सभी कुछ दिया हुआ है 558, इसको कैलकुलेशन को देखना है, इसमें कुछ नहीं है कैलकुलेशन,
लगेगा कि कैलकुलेशन है, बट ये बहुत सिंपली हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, पी आर स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर 100, तो ये 100 का स्क्वायर है, ये कितना हो जाएगा आपका 310 अपॉन में ये कितना हो जाएगा 00। ठीक है, अब यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं तो 100 को तो कट कर दो एक स्क्वायर से, ये 0 कट हो गई इससे, तो p कितना आ जाएगा यहाँ पर, p आ जाएगा 558 इंटू आपका 1000 अपॉन 31। अब देखो, अब आपके दिमाग में एक चीज़ है, अगर आपको मल्टीप्लाई वगैरह नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बात देखो कि ये आपका जो 1000 है ये तो कहीं कट नहीं रहा है, तो 1000 तो आपकी वैल्यू आनी है, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। बाकी इसमें भी 1000 है, इसमें भी है, उसमें भी है। अब एक चीज देखो, इस 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 8 आ जाए, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्थ ऑप्शन हो गया, विदाउट कैलकुलेशन इसको आगे तक कर सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखो, राहुल और मिथुन 30 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में एक छोटी सी मिस्टेक ये है कि इसको ये लिखना चाहिए कि अलग अलग दूरी तय करते हैं, ये इसको लिखना चाहिए, बट यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं किया है, तो कई जगह कंफ्यूजन हो जाता है इसमें क्वेश्चन को पढ़ने में। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या है, ये दोनों अलग अलग दूरी तय कर रहे हैं। 30 किलोमीटर राहुल ने तय की और 30 किलोमीटर मिथुन ने तय की। उनकी चालों का योग कितना है, S1 प्लस के S2 कितना है, ये आपका 70 है। ठीक है, इसके बाद टोटल टाइम जो आपको टी दे रखा है वो कितना दे रखा है, 2 आवर 6 मिनट। इसको मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, 2 आवर 6 मिनट, इट मीन्स 1/10 आवर, इसका मतलब 21 बाई कितना हो जाएगा, ये 21/10 आवर। ठीक है, क्लियर बात। अब एक चीज देखो यहाँ से कि आपको क्या पूछा है, S1 माइनस S2 पूछा है। तो पहली बात देखो कि 30 अपॉन में आपका S1, ठीक है, और 30 अपॉन के आपका S2, ये तो क्या हो गया, टोटल टाइम हो गया जो किसके बराबर आपके 21 अपॉन में 0 के। बस आपको ये क्या करनी है, सॉल्व करनी है। अब ये कितना हो गया 30, ये कितना आ जाएगा S1 प्लस के S2। ठीक है, S1 प्लस के S2 कितना है, यहाँ पर 70 है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, अपॉन S1 इंटू आपका S2, ये कितना वैल्यू हो जाएगी 21 अपॉन में आपका 0। तो S1 इंटू S2 कितना हो जाएगा, यहाँ से कैलकुलेट करके 1000। क्लियर है बात, S1 इंटू S2 कितना आ गया 1000। अब देखो आप S1 प्लस के S2 आपको पता है, S1 S2 आपको पता है, आपको क्या निकालना है यहाँ से, S1 माइनस के S2 निकालना है। और एक चीज देखो, जब आप इसका स्क्वायर करते हो और इसमें आप 2S1 S2 को ऐड कर देते हो तो ये क्या बन जाता है, सॉरी 4S1 S2 को, ठीक है, 4S1 S2 को आप ऐड कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, S1 प्लस के S2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर बात। अब आपको ये चीज सारी पता है कि भाई इसमें से कौन कौन सी वैल्यू आपको पता है। देखो S1 प्लस के S2 पता है कितना 70, S1 S2 पता है कितना आपका 7 कितना है, S1 इंटू S2 1000। तो ये क्या हो जाएगा, सब कुछ इजिली आप कर सकते हो, कितना 4900, और ये कितना हो जाएगा 4000, तो 4000 सब्ट्रैक्ट करो कितना 900 आ गया। S1 माइनस S2 का होल स्क्वायर कितना आ गया 900, तो S1 माइनस S2 कितना आ गया आपका 30। ये इजीली कर सकते थे आप, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने छोड़ा ये क्वेश्चन, और किसकी वजह से कि आपका एक तो मेनली ये लाइन जो प्रॉब्लम कर रही थी फर्स्ट, और दूसरा ये छोटा सा कैलकुलेशन थी इसमें। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें ये क्वेश्चन इंग्लिश में दे रखा है कि आपको बोला है कि 3.96 क्यूब DM, ठीक है, DM क्या है, डायमीटर, सॉरी क्यूबिक मीटर है। ओके, लीड इज टू बी ड्रॉन इनटू ए सिलेंडर वायर ऑफ डायमीटर 0.6, देन द लेंथ ऑफ द वायर। और आपको बोला है लेंथ पता करनी है आपको। देखो ये क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब का क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, मीटर में दे रखा है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपसे मीटर में पूछा है तो आपको जो सारी चीजें हैं वैल्यू वो आपको मीटर में कन्वर्ट करनी पड़ेंगी। वायर की जो रेडियस दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 0.3 सेंटीमीटर दे रखी है, अपॉन में 10 कर दोगे तो वो किस में आ जाएगी, वो किस में आ जाएगी, मीटर में आ जाएगी, 0.03 मीटर हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात देखो, सिलेंड्रिकल वायर है, तो वायर आपका ये सिलेंड्रिकल है, ये आपका एक वायर है, ये समझ लो। तो इस सिलेंडर में ये सरफेस होगी, ये कितनी हो जाएगी πr²। ध्यान से देखना है इसको। और इसकी जो लंबाई है, ठीक है, इसकी जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी h, मल्टीप्लाई कर दोगे तो कंप्लीट क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। अब ये चीज देखो कि ये जो 3.96 है इसको बदला किस में गया है, इसको वायर में बदला गया है, जिसकी क्या वॉल्यूम है πr² इंटू h। यहाँ पर आपको क्या निकालनी है, h निकालनी है, या फिर आप लंबाई कह लो 3.96, ठीक है, अपॉन में 22 इंटू आपका 7, ठीक है। ओके, इसके बाद ये r है, r कितना है 0.03
इंटू 0.03। ठीक है, इसको सॉल्व कर दोगे जस्ट। अब देखो यहाँ से क्या है, ये 2 पॉइंट हैं, ये कट जाएंगे आपके, ये कट गए। अब इन 2 पॉइंट कटेंगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर 100 आ जाएगा। अब 3 इंटू 3 ये कितना हो जाएगा, 9 9 4 टाइम्स, देन 4 टाइम्स, 20 से ये 2 टाइम्स। अब यहाँ पर कितना हो गया, 2 इंटू 7 कितना, 14। तो आपको ज़्यादा कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 14 आपकी स्टार्टिंग डेट आ गई, बस यहाँ पर आपका सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 10 सेंटीमीटर पक्का आपको एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा नेक्स्ट एग्जाम में, जो आपका एग्जाम होने वाला है सीजीएल मेंस का स्पेशली, और जो आपके नेक्स्ट एग्जाम है एसएससी, एचएसएल या आरआरबी, एनटीपीसी के जो भी एग्जाम है, वो आपको इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और ये बहुत अच्छी शिफ्ट है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके एग्जाम के लिए। अब यहाँ आपको बोला ये एक सर्किल है, ठीक है, आई विल ट्राई टू, ओके बहुत अच्छा बन गया, पूरी लाइन खत्म होने से पहले बन गया है। 10 सेंटीमीटर वाला एक त्रिज्या वाला सर्किल है, जिसके केंद्र ओ से 26 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु है आपका ए। बहुत बढ़िया, ठीक है। रेडियस कितनी है, रेडियस 10 है। और इसके बाद ये क्या है, एपी और एक्यू वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं। बहुत बढ़िया, ये लो भाई, ये स्पर्श रेखा पहली तो ये रही और दूसरी ये रही। अब मेरे को ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि ये दोनों स्पर्श रेखा, चाहे यहां पर क्यू पॉइंट मेंशन करूं या पी पॉइंट मेंशन करूं, तो एपी और एक्यू दोनों बराबर होंगी। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, ये आपको दे रखा है 10 दे रखा है, ठीक है। और ये ए ओ कितना दे रखा है, 26 दे रखा है। अब भाई देखो, ए ओ 26 दे रखा है, तो ए क्यू बिना आप ज़्यादा कुछ किए पाइथागोरस से 24 निकाल लोगे। ये वैसे बेसिकली 24 10 आपका 5 12 13 वाली जो पाइथागोरस है वो लग रही है, मल्टीप्लाई 2 में, तो 24 आ गया। इसके बाद क्या पूछा है, एबीसी का परिमाप पूछा। अब एक बात ध्यान से देखो, कुछ बच्चे इसको कैलकुलेट करने लगेंगे। एबीसी का परिमाप पूछा है इसमें। इसके बाद क्या बोला है, इसके बाद बोला है आपसे कि एपी को बी पर, ठीक है, और एक्यू को सी पर प्रतिच्छेद करने के लिए, वेट इसको कर लेते हैं पूरा, यदि कि स्पर्श रेखा बीसी, ठीक है, ये बीसी है, ये वाली, ठीक है, ये बीसी है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। और ये बोला है कि एपी को बी पर कर रही है और एसी को सी पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो पी क्यू का है, पी क्यू पर स्थित लघु वृत्त, इसने एक बहुत अच्छी बात कही है यहाँ पर, लघु चाप पी क्यू पर स्थित है और एबीसी का आपको परिमाप बताना है। देखो भाई, एबीसी का परिमाप बताना है। अब लघु चाप मैंने यहाँ क्यों लिया, क्योंकि यही चाप क्या है, लघु है, बाकी ये चाप क्या है आपका दीर्घ है, समझने वाली बात है, ठीक है। तो लघु चाप आपका ये हो गया एबीसी का परिमाप। अब यहाँ पर आप देखो कि बी एम, इसको मैं एम लिख देता हूँ, बी एम जो है वो बीपी के बराबर होगा, क्योंकि दोनों क्या है इस पॉइंट से लेकर स्पर्श जाए। तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ कि ए पी की जो वैल्यू होगी वो ए एम, ए पी की जो वैल्यू होगी वो ए बी प्लस के बी एम के बराबर होगी। क्लियर बात। तो कितनी हो जाएगी, सेम ए क्यू की वैल्यू भी इस तरह से होगी। ओके, तो यहां पर एबीसी का जो परिमाप होगा, एबीसी का जो परिमाप होगा वो क्या हो जाएगा, वो ए पी प्लस के ए क्यू, या फिर आप 2AP या 2AQ बोल सकते हो। तो कितना हो जाएगा, ये 24 दे रखी है लाइन, तो 48 हो जाएगा। क्लियर बात, इसको आप इजीली कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था, शॉर्ट स्वीट क्वेश्चन था, ज्यादा कोई प्रॉब्लम थी नहीं। ये क्वेश्चन भी आप कर लोगे, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, इसको मैं नहीं सॉल्व कराऊंगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ए बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं। ढंग से देखो इस क्वेश्चन को, ए और बी मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, ये डेज है, सबसे बढ़िया तरीका है। और डेफिनेटली कैपेसिटी की हमें यूज तो होगा ही होगा। बीसी उस कार्य को मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, आपके 24 दिन में। और ए के साथ काम करने की कुशलता सी से दुगनी है। ए की जो कुशलता है वो किससे, सी से क्या है, दुगनी। तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर लेगा। अब एक बात देखो, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आप खुद अटेम्प्ट करो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये खुद अटेम्प्ट करो, ताकि आपको पता लगे कि बेसिकली चीज कहाँ जा रही है, ठीक है। अच्छा, इसमें देखो, इसके बाद होप्सो अटेम्प्ट करने के बाद आप ये चीज देख रहे हो, सेशन को लाइक करके शेयर कर देना, बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो को जनरेट करने में। इसमें बोला है आपको कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा। तो सबसे पहले ये देखो कि भाई टोटल जो काम है, टोटल वर्क, एक एलसीएम ले लो, ताकि पता लग जाएगा आपको कि टोटल क्या है इनका, कंबाइंड वर्क हम पता कर सकते हैं इससे, ठीक है। इसका एलसीएम आया 120, तो ये कितनी कैपेसिटी कितनी होगी, 8 हो गई, और 24 के हिसाब से कितनी हो गई, 5 हो गई।
क्लियर बात। अब एक चीज यहां पर आपको ये पता लग रही है कि भाई इसकी ए और बी की 8 कैपेसिटी है मिलकर, बी और सी की कितनी है 5 कैपेसिटी है मिलकर, ठीक है। अब आप इसको थोड़े अलग तरीके से करोगे, ठीक है, चीजों को, तो क्या हो जाएगा ये। वैसे इसको यहां से इस तरह से कर सकते हो कि ए और बी के बीच की जो कैपेसिटी का डिफरेंस है वो कितना है 3 है, तो ये 3 की वैल्यू है, ठीक है। ओके, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, उसको 3 की वैल्यू है तो आप 2 की वैल्यू निकाल लो या फिर 1 की वैल्यू निकाल लो, और यहाँ पर क्या कर लोगे आप सी से बी की वैल्यू निकाल लो। आपसे बी पूछा है ना, यहाँ पर बी पूछा है तो ये 3 कर लो, 2 देखो करके देखो, चीज़ें करके देखो, ये थोड़ा सा अच्छा है। इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 1 आ रहा है। अब बेसिकली देखो ए प्लस बी की कैपेसिटी कितनी है आपकी 8 है, और बी प्लस सी की कैपेसिटी कितनी है 5 है। तो इन दोनों की कैपेसिटी का क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यानी ए से सी की कैपेसिटी को सब्ट्रैक्ट करोगे, यानी ए प्लस बी माइनस बी माइनस सी सब्ट्रैक्ट करोगे तो ए माइनस बी ये तो कट जाएगा आपका। तो कैपेसिटी कितनी आ गई, ए और सी की कैपेसिटी के बीच में डिफरेंस कितना है 3 का है, यानी कि ये डिफरेंस कितना है 1 है, तो 1 की वैल्यू कितनी है 3 है, तो यानी 1 3 हो गई, यानी कि सी की कैपेसिटी 3 आ गई और ए की कैपेसिटी कितनी आ गई 6 आ गई। अब ये आप चाहे यहाँ से ले लो चाहे यहाँ से ले लो, बी की कैपेसिटी कितनी आ गई, बी की कैपेसिटी आ गई आपकी 2। जब बी की कैपेसिटी 2 आ गई, ठीक है, कैपेसिटी 2 है, तो टाइम कितना लगेगा x दिन, और टोटल एलसीएम कितना है 120, यानी कि x कितना दिन, यानी कि b कितना दिन लगाएगा आपका 60। आप डायरेक्ट कर सकते हो, 2 का डिवाइड कर दो 160 में, कितना आ जाएगा 120 में 60 डेज। आप इस तरह से इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे वे में कर सकते हो, ठीक है। क्लियर बात। एक बार दोबारा देख लेना इस क्वेश्चन को, जो भी आपका यहाँ पर मिस हो जाता है चीज़ें, ठीक है। ये वीडियो रहेगी आपकी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालती ने 10% जीएसटी भरा और 8,800 में टीवी खरीद लिया, टीवी की मूल लागत। अब भाई देखो, तो 100 रुपये की अगर टीवी थी, 10% जीएसटी के बाद 110 रुपये की बढ़ गई। भाई जीएसटी वो देगी तो सरकार को, 100 रुपये की कार खरीदी है तो उसके बाद जीएसटी और लग रहा है उस पर, तो वो उसकी जेब से जा रहा है। अब जेब से जा रहा है तो ये कितना जा रहा है 8800। अब भाई देखो 11 की वैल्यू यानी 110 की वैल्यू कितनी है 8800, 110 की वैल्यू 8800 है, और आपके 100 की वैल्यू कितनी होगी, निकाल लोगे 8, ठीक है 80, तो ये कितनी हो जाएगी 8000। ओके, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में, बहुत बढ़िया, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, होपफुली बन जाए, ठीक है, ए बी सी, जिसमें ए बी इक्वल टू ए सी है, ठीक है। अब इसके बाद बोला है इसने कि ए डी जो है बी सी पर लंबवत है, बहुत बढ़िया, ये बोला है इसने, ये ए डी हो गया, ए डी जो है वो 6 है, ए बी सी का परिमाप 36 है, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, बात समझ रहे हो, ये ए बी सी का क्षेत्रफल पूछ रहा है, ए बी सी का परिमाप कितना है, ये 36 है, और ए बी सी का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो ए बी सी का क्षेत्रफल क्या हो सकता है, इंटू बी सी इंटू 6, और ये कितना दे रखा है आपको, ये आपको बताना है। एरिया क्या बताना है आपको, यही तो बताना है, 1/2 आधा गुणा ऊंचाई, ठीक है, यानी कि आपको 3 बी सी की वैल्यू बतानी है। आपको बी सी की पता लगी तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब एक बात देखो यहां से कि सारी वैल्यू क्या है, 6 है 36 है, ये सारी इंटीजर वैल्यू हैं, वो सॉरी हाँ इंटीजर वैल्यू हैं, इंटीजर बोल सकते हैं इनको, पूर्णांक वैल्यू, जिनमें कोई भी पॉइंट नहीं है। तो 3 से डिवाइड जो होगी वैल्यू वो भी क्या होनी चाहिए, एक इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। तो 64 नहीं हो सकता, 18 54 हो सकता है, 45 हो सकता है, 48 हो सकता है। तो एक ऑप्शन तो आपका एलिमिनेट हो गया। चलो इसको और दूसरे चीज़ से कर लेते हैं। अब ये मान लो आप कि ये x है आपका और ये भी x है, ठीक है, ओके। अच्छा ये 36 है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये 2x प्लस के, सॉरी 2x प्लस के ये m है, ठीक है, 2x प्लस के 2m कितना हो जाएगा, ये 36। तो x प्लस के m ये कितना आ जाएगा, x प्लस के m ये कितना आ जाएगा आपका 18। यानी कि अगर मैं ए बी डी का परिमाप निकालूं तो ए बी डी का परिमाप आप निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा 24, ठीक है, ओके। और क्या चीज़ दी हुई है इसने, ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, हाँ एक ये चीज़ दी हुई है कि m स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर ये किसके बराबर है, 36 के, पाइथागोरस लगा दो। m माइनस एक्स ये किसके बराबर हो जाएगा,
36 अच्छे से देखना है इसको, 36 अपॉन में आपका 18, ठीक है। कैसे, ये देखो यहां से देखो m प्लस के एक्स इंटू एम माइनस के एक्स, जो भी कर रहा हूं मैं आपके सामने सॉल्व कर रहा हूं, पहले से मैंने नहीं किया हुआ है सॉल्व। ओके, तो जो भी चीज दिमाग में आ रही है वो हैंड टू हैंड इसको आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। 2 हो गया, m माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2, और m प्लस एक्स की वैल्यू कितनी है 18, तो यहाँ पर m कितना हो जाएगा, m हो जाएगा आपका 10 और वेट 10 हो जाएगा, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 8। क्लियर बात। अब आपसे x की वैल्यू कितनी आ गई 8, तो 8 दूनी 16, pc की वैल्यू कितनी आ गई 16 3 48, 3 इंटू बी सी क्या है 2x है, तो 3 इंटू 2 इंटू आपका 8, 16 3 48। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें 15 क्वेश्चन है। दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं ABC एंड BDE, तो बहुत अच्छे से बनाना है इस क्वेश्चन को। ABC एंड BD इस प्रकार है कि D BC का मध्य बिंदु है, D जो है BC का मध्य बिंदु है, और BD है E है, एंड ये BDE डेफिनेटली या तो इस डायरेक्शन में जा रहा होगा या फिर इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, जैसे भी हम इस डायरेक्शन में रख लेते हैं, ठीक है। ABC का क्षेत्रफल कितना है 136 है, BDE का बताओ, यानी कि आपको इसका एरिया बताना है। क्लियर बात, BDE का आपको एरिया बताना है। अब एक चीज देखो कि ये आपका अगर 2 है तो ये कितना है 1, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। इसको आप इस तरह से देख लो, इस त्रिभुज को इस तरह से बना लो जहां पर ये B है और ये आपका E और D है, D और E है, इस तरह से मान लो। तो D वाली साइड कौन सी C है और E वाली साइड कौन सी A है। अब देखो ये आपका 2 है, ये आपका 1 है, और आपसे 4 की वैल्यू कितनी दी हुई है 136 दी हुई है। तो आपसे किसकी वैल्यू पूछिए, 1 की वैल्यू पूछिए, तो डिवाइड कर दो, 4 3 12, 4 6 16, कितना आ गई 34। क्लियर बात। तो थोड़ा सा क्या है ट्विस्टिंग कर दो इसकी, कुछ ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 16 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें आपको बोला है कि अगेन प्रोडक्शन पर डिपेंड है। 1998 से 1999 तक उर्वरकों के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि। 1998 से 1999 45 से लेके ये जा रहा है 65 तक वृद्धि पूछ रहा है। 20 का 45 पर देखेंगे इंटू 100। देखो ये क्या पूछ रहा है इंक्रीमेंट, तो इंक्रीमेंट किससे हुआ है 45 से, तो नीचे क्या आएगा जिससे हुआ है, कितना हुआ है 20, तो ऊपर लिख दिया। 9 टाइम्स 20 टाइम्स कितना आ गया 400 अपॉन 9, तो आप परसेंट में कन्वर्ट करने के डिवाइड कर दो, 9 4 36 444। ओके क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें P प्लस के 1/P, ये कितना 112, एंड P माइनस के 1/, ये आपको दिया हुआ टर्म। अब एक बात देखो, यहां से आपको ये पता लग रहा है कि भाई अगर मैं इसको चेंज कर लूँ P माइनस के 112, तो ये कितना आ जाएगा माइनस के 1/P आ जाएगा। अगर मैं इसकी जगह ये लिख देता हूं, ठीक है, क्योंकि अभी दिमाग में यही चीज चल रही है कि भाई हम ये चीज दे रखी है तो हो सकता है इसी का कहीं ना कहीं यूज हो, P की पावर 15। ओके, अब देखो ये क्या है ऑड पावर है, 15 क्या है ऑड पावर है, तो डेफिनेटली ये क्या रहेगा माइनस के 1/P रहेगा 15 में पावर में, और ये क्या है ये 1/P की पावर 15 है, कट गया, तो कितना आ गया 0। क्लियर, ज़्यादा कोई कैलकुलेशन नहीं, कहीं इसे निकालने बैठ जाओ प्लस माइनस के और उसके टर्म में। 18 का क्वेश्चन नंबर देखो, यदि क्रिकेट खेलने वाले 24 स्टूडेंट को कबड्डी में स्थानांतरित कर दिया जाए तो क्रिकेट और कबड्डी में विद्यार्थियों की संख्या का नया अनुपात क्या हो जाएगा। अब पहली बात तो देखो ये क्रिकेट है, CR से मैं क्रिकेट को मेंशन कर देता हूँ और कबड्डी को KA से मेंशन कर देता हूँ। ये अभिषेक बच्चन की टीम है और ये जो है मेरी टीम है। अब क्रिकेट वाला जो है उसमें 23% स्टूडेंट हैं, ठीक है, और कबड्डी में कितने 12% स्टूडेंट हैं। अब ये बोल रहा है कि क्रिकेट से 24 स्टूडेंट को ट्रांसफर किया गया है। क्लियर, 24। अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप 23% निकालो देन उसमें 24 को सब्ट्रैक्ट करो, और 12% निकालो उसमें 24 को क्या करो ऐड करो। अदरवाइज आपके पास दूसरा ऑप्शन एक और है, वो ये कि आप सबसे पहले क्या कर लो ये 24 का ही परसेंट निकाल लो कि 2800 में 24 का कितना परसेंट बैठता है। 0 0 0, ये कितना हो गया 4 6 24 4 7 28, 6/7, ठीक है, ये कितना हो गया 6/7। अब एक चीज देखो 23/100 में से 6/7
इसको हम इस तरह से नहीं कर सकते, इस तरह से करना पड़ेगा। ये 23 में से 6/7 को सब्ट्रैक्ट करो और 12 में 6/7 को क्या कर दो, ऐड कर दो। बात क्लियर है? अच्छे से देखना है इसको। 7 21, 7 दूनी 14 और 15 16, ठीक है, माइनस के 6 अपॉन 7 आएगा, वो तो दोनों में कट जाएगा। ये कितना हो जाएगा 90। अब देखो ये कितना हो गया 155 और ये कितना हो गया आपका 90। क्लियर है बात? बहुत कम कैलकुलेशन हो गई इसमें। अब देखो 5 से काटो इसको, 3 टाइम्स 1 टाइम्स और ये कितने टाइम्स 18 टाइम्स। तो मेरी क्रिकेट वाली टीम में ज़्यादा बढ़िया प्लेयर है, 31/18। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अदरवाइज आपको 23% निकाल के फिर उसमें से 24 सब्ट्रैक्ट करोगे, 12% निकालोगे, देन उसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो थोड़ा सा क्या कैलकुलेटिव हो जाएगा। उस कैलकुलेशन को बचाने के लिए आप ये चीज़ कर सकते हो। इंस्टेंट दिमाग में ये ऐसा कुछ नहीं है कि पहले से डिसाइड किया हुआ है। ओके, मैंने नहीं देखा ये पहले पेपर। अच्छा, इसके बाद देखो 4/3 x स्क्वायर प्लस के 1/x²। वीडियो को शेयर कर देना और लाइक कर देना ताकि आपको ये चीज़ें और लोगों तक भी पहुंच सकें। और दूसरा थोड़ा बस यही अप्रिशिएशन हमारे लिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर न्यू हो। 4/3 x² प्लस के 1/x² इक्वल टू 1102/3। अब देखो यहाँ पर एक बात कि ये आपको x² प्लस के 1/x², पहले तो इसको सॉल्व करते हैं, फिर बाद में जो पूछा है वो आप देखेंगे क्योंकि ये थोड़ा टेंशन दे देता है। 110 प्लस के 2/3 है, इसको इस तरह से लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पर क्या 4/3 है तो इसको 3/4 कर दो। पहले तो इसको सॉल्व करो। 110 यानी कि 330 अपॉन में 4 प्लस के आपका 3 से 3 कट गया, 2 से ये कट गया तो 1/2। बात क्लियर है? इसको मैं अगर क्या लिख लूँ 334 2/4 332 अपन में कितना आ जाएगा 4। अब इसको करो 4 × 32 4 × 12, बहुत बढ़िया। फाइनली 83 आ गया x² प्लस के 1/x। अब मेरे को यहाँ से ये पता है कि भाई x² प्लस के 1/x² में चाहे कुछ भी करो, क्योंकि ये वैल्यू सारी क्या है इंटीजर है, इंटीजर वैल्यू है, तो मुझे डेफिनेटली यहाँ से 2 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये 99 का बन जाएगा स्क्वायर। तो माइनस के 2 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 81। क्लियर बात? दोनों जगह से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये क्या हो जाएगा x माइनस के 1 और इसी से रिलेटेड पक्का आपसे पूछा होगा तो ये कितना हो जाएगा 9। x³ माइनस के 1/x³ पूछा है इनटू में 1/9 से, ठीक है। x³ माइनस के 1/x³ कितना हो जाएगा 9³ माइनस के 3 × 9, ठीक है। पहले लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, बाद में गुणा करेंगे × 9। बहुत बढ़िया। अब 9 से तो देखो अब इसको सॉल्व करो, 9 का स्क्वायर सॉरी प्लस आएगा है ना, क्योंकि अब माइनस है ना तो प्लस आ जाएगा। 9 का स्क्वायर प्लस के 3 कितना हो गया 84। ये 9 तो ये कट गया और इससे 2 टाइम्स कट गया, ठीक है, 2 टाइम्स कट गया, कितना हो गया 84। ओके, कर सकते हो इजीली। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 20 पर। cos 3 थीटा इक्वल टू साइन थीटा माइनस की 34। तो थीटा की वैल्यू बतानी है, कोई दिक्कत नहीं। 90 माइनस के 3 थीटा कितना हो जाएगा, ये थीटा माइनस के 34 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 4 थीटा बराबर के 9 और 3 12, 4 थीटा बराबर के कितना 31 डिग्री, ठीक है। 2 क्वेश्चन का आंसर वो भी सेम, ऐसा पॉसिबल होता नहीं कभी, लेकिन बहुत बढ़िया। इसके बाद 2 अंकों की संख्याओं में से एक संख्या के अंकों को परस्पर बदल दिया जाता है। 2 अंकों वाली 9 सॉरी ये क्या लिखा हो, 2 अंकों वाली 9 संख्याओं का औसत 6 कम हो जाता है। उस संख्या के बीच के अंतरों का अंतर ज्ञात करो। अब देखो इसने बोला 2 अंकों वाली संख्या है, तो एक तो 10x प्लस के y, सबसे बाद आपको ये पता होना चाहिए 2 अंकों वाली संख्या को लिखने का तरीका क्या होता है, 10x प्लस के y होता है। इसके बाद ये है कि में से एक संख्या के अंकों को परस्पर बदल दिया जाता है। 2 अंकों की संख्याओं में से 2 अंकों की संख्याओं में से एक संख्या के अंकों को परस्पर बदल दिया जाता है। तो 2 अंकों वाली 9 संख्याओं, ओके ओके ओके, ठीक है। अब इसने नंबर नहीं दिया हुआ बेसिकली, यहाँ पर छोटा सा प्रॉब्लम है आई थिंक। 2 अंकों वाली 9 संख्याओं का औसत 6 कम हो जाता है, ठीक है। उस संख्या के बीच में अंतर ज्ञात करना है। अब एक चीज़ देखो, इसमें बेसिकली बात क्या है कि यहाँ पर नंबर्स हैं बहुत सारे, उसमें से एक 10x प्लस के y इस तरह से ऐड हो रहा है। अगर उसकी जगह हम 10y प्लस के x कर देते हैं तो इसके बीच में वो डिफरेंस बोल रहा है कि जो 9 संख्याओं का एवरेज है वो कितना कम हो रहा है, 6 कम हो रहा है, ठीक है। वो कितना कम हो रहा है, 6 कम हो रहा है। तो यानी कि एक बात देखो कि आपका वो मेनली डिफरेंस कितना है 54 का है। क्लियर बात? कितने का डिफरेंस है 54 का, 9 है और डिफरेंस एवरेज कितना कम हो रहा है 6 से हो रहा है, तो टोटल कितना कम हो रहा है वो 54 कम हो रहा है, 9 6 54। अब देखो पहले में से आप दूसरे को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 9x माइनस के 9y, ठीक है, इक्वल टू कितना है ये 54।
अब यहाँ से आपको एक बात पता लग गई, x माइनस की वाई कितना है 6 है, और ये क्या पूछ रहा है उन संख्याओं के बीच में अंतर, तो वो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन छोटा सा था, अच्छा था, इसको समझने की जरूरत थी और इसका सिंपल सा आंसर था। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हो सकता है कुछ बच्चों को ये टफ ना लगे शिफ्ट, बट जब एग्जाम में करते हो ना आप लोग तब पता लगती है कि बेसिकली शिफ्ट कहाँ जा रही है। विपिन और दिनेश, ये विपिन है और ये दिनेश है। वेतन का अनुपात कितना है 5:8 है। अब बोला प्रत्येक के वेतन में 48 रुपये की वृद्धि की गई, तो नया वेतन कितना हो गया 7:10 हो गया। नया तरीका देखेंगे इसको करने का, जल्दी से फटाफट से। विपिन का वेतन बताना है, ओके, नया अनुपात है 4800 की वृद्धि करने के बाद। अब देखो ये बात कि पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 70 × 56 हो गया और ये 50 हो गया, तो डिफरेंस कितना आ गया 6। ठीक है, अपॉन में इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 3। अदरवाइज मैं दूसरा मेथड बता दूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। x इक्वल टू कितना हो रहा है 4800 का डिफरेंस आ रहा है, 4800 क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, प्लस के हो रहा है 4800। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, कितना आ गई 2400। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है विपिन का वेतन, विपिन कौन है ये वाला, तो 5 × 2400 कितना हो गया 120। ये तो आपका आंसर हो गया। अदरवाइज दूसरे तरीके से करोगे तो कैसे करोगे, 5x प्लस के आपका 4800, ऐसे करो, कोई बुराई नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा। और बाकी मैंने कैसे किया वो देख लेना। 8x प्लस के आपका 4800 इक्वल टू आपका 7/10। ठीक है, x निकालो, 5 का मल्टीप्लाई कर लेना। ये 6 कैसे आया, 6 आया 5 × 10 और 7 × 8 का डिफरेंस, और ये मोड में, चाहे माइनस है चाहे प्लस है, आपको प्लस लेना है। क्लियर। 3 कैसे आया, ये 3 ऐसे आया, ये तो 6 का आने का तरीका है। 3 कैसे आया 7 माइनस के 10 प्लस में आया, माइनस में आपको क्या लेना है मोड। क्लियर बात, ये चीज़ समझ में आ गई, बहुत बढ़िया, अच्छे से कर लोगे, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है इस पेपर में, अगर आप अच्छे से करते हो तो। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर कितना है। x माइनस के वाई दो धनात्मक संख्याएं हैं, इनका अंतर कितना है 1020। बड़ी संख्या का 7.6%, बड़ी संख्या का 7.6% यानी कि आपका 1000। ओके, छोटी संख्या है जो आपकी y है, क्योंकि ये y सब्ट्रैक्ट हो रही है, इसका 12% है, 124 अपॉन में 1000। तो बहुत बढ़िया, ये तो कट गई। दोनों संख्याओं का योगफल बताना है, तो x अपॉन वाई यहां से पता लग गया आपको कि 124 अपॉन में 76 है। ठीक है, अब एक चीज देखो, इसका आप सब्ट्रैक्शन करोगे 124 एंड 76 का, तो कितना आ गया 48 आ गया। तो यानी कि आपका 1020 जो आपको दे रखा था डिफरेंस, वैसे डिफरेंस कितना आ रहा है 48 का, और आपसे पूछा क्या है योगफल पूछा है। ठीक है, बात क्लियर है, ध्यान से देखना, 48 डिफरेंस आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में डिफरेंस कितना है 1020 का, और यहाँ पर एडिशन कितना आ रहा है 200 आ रहा है। तो फाइनल बताओ 48 की वैल्यू कितनी है 1020 है, तो आपकी 200 की वैल्यू कितनी होगी, आपको ये पता करना है। क्लियर बात, 200। ठीक है, अब देखो आपका यहाँ पर कितना हो गया 12 टाइम्स, 12 से ये काटोगे तो सॉरी 24 टाइम्स। ठीक है, 6 से 4 टाइम्स, देन 6 से 1 एंड 7 टाइम्स आई थिंक, वेट, हाँ ठीक है 7 टाइम्स, और हाँ ठीक है 100। अब इसके बाद ये कट करोगे तो ये कितना हो गया 4 टाइम्स, 1 बच गया, 2 टाइम्स, देन 5, देन 0। ओके, ये इस तरह से इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। कोई कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा बस अच्छे से करो इसको फेयर तरीके से, बाकी क्वेश्चन बहुत इजी हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें x साइन क्यू थीटा। पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में हालांकि इतना बड़ा दे रखा है लेकिन है नहीं, क्योंकि जो क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा होता है ना वो क्वेश्चन बहुत इजी होता है, क्योंकि वो डराने के लिए दिखाया जाता है। 8 और 11 दोनों से विभाज्य है संख्या, और जहाँ m और n एक एकल पूर्णांक है, डेफिनेटली होंगे भी, m और n का मान ज्ञात करना है। अब देखो 8 से डिवाइड है तो लास्ट की 3 डिजिट भी 8 से डिवाइड होनी चाहिए, तो 8 × 2 64, 3 बच गया, तो n की वैल्यू तो कितनी आ गई भाई, n की वैल्यू आपकी 2 आनी चाहिए। एक ही ऑप्शन है, ये कंफर्म पता था कि, और जहाँ क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा ऐसा घुमा हुआ सा लगता है ना, वो क्वेश्चन ज़्यादा इजी होता है। तो आपका एक ही ऑप्शन जिसमें n = 2 है, बाकी i m = 5 को चेक करने की आपको जरूरत नहीं है। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, x साइन क्यू थीटा प्लस के y कॉस क्यू थीटा इक्वल टू x, ये क्या दे रखा है आपको साइन थीटा कॉस थीटा, x साइन थीटा इक्वल टू y कॉस थीटा x² प्लस y² दे रखा है। ओके, देखो एक चीज़ यहाँ से पता लग रही है कि ये x साइन थीटा है और यहाँ पर x साइन थीटा, डेफिनेटली कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा। तो यहाँ से मैं x साइन² थीटा को कॉमन ले लेता हूँ, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं y कॉस थीटा, ठीक है,
और ये प्लस के क्या है वाई कॉस क्यू थीटा, और ये क्या है आपका साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब कॉस थीटा से ये मैं काटूंगा 2 टाइम्स कट जाएगा और ये यहाँ से ये कट जाएगा, तो ये क्या आ गया वाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस के वाई कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मतलब वाई साइन थीटा। ठीक है, तो वाई की वैल्यू साइन थीटा आ गई। अगर मैं यहाँ पुट करूंगा वाई की वैल्यू साइन थीटा तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई कॉस थीटा। बात क्लियर है? देखो कुछ नहीं है भाई, ये क्वेश्चन देखते ही हो जाएगा। कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हुआ। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ जी, अब नेक्स्ट पेपर करते हैं 18 मार्च 2020 को जो हुआ है एसएससी सीएचएसएल 2019 का शिफ्ट 1 का पेपर। ये भी हार्डेस्ट शिफ्ट में था, तो इस सीरीज को अच्छे से देख ही रहे होंगे आप। और इसमें जो है आप सेशन को शेयर कर देना भाई, आपने पहला देख लिया, दूसरे के लिए भी सेशन को शेयर कर देना। और अगर आपने कुछ बच्चे रह गए हों तो जुड़ जाएं हमसे, और सेशन को लाइक ज़रूर कर देना भाई। अब इसमें देखो, इस क्वेश्चन में एग्जाम से पहले जरूर देख के जाना इस पूरी वीडियो को। इसमें क्या बोला है, मिल्क एंड वाटर। अरे प्रॉब्लम कर रहा है। देखो, मिल्क एंड वाटर 56 लीटर आपको दिया हुआ है मिश्रण। दूध और पानी का अनुपात कितना है 5:2, 5:2 है। ओके, और दूध और पानी का अनुपात 7:2 करने के लिए हमने क्या मिला दिया, मिल्क मिला दिया। नए मिश्रण में मौजूद दूध की मात्रा क्या होगी, यानी कि आपको क्या पूछा है, 7 की वैल्यू पूछी है। अब अच्छे से देखो एक बात, यहाँ पर टोटल 7 है और 7 की वैल्यू कितनी इंडिकेट की हुई है, ये आपको 56 इंडिकेट की हुई है। अब आपसे क्या बोला है कि आपको 7 की वैल्यू बतानी है, और यहाँ पर वाटर जो है वो फिक्स किया हुआ है, और हमने वाटर बढ़ाया भी नहीं है, तो इसका मतलब हमें ज़्यादा कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है इस रेशियो में। क्लियर बात? अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 का आ रहा है, जो कि क्या है वो आपके वाटर का है। तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, 7 जो 56 के लिए है वही 7 क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 56 है। अदरवाइज दूसरा एक तरीका, और ये 7 जो है सब इंटीजर में चल रहा है, तो ये आपका जो 7 है इसी के मल्टीपल में आपका क्या होना चाहिए, मिल्क होना चाहिए नया वाला, नए मिश्रण का। तो ये 7 से डिवाइड नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, केवल एक ही ऑप्शन है जो आपका डिवाइड होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका दिया हुआ है कि ABCDEF में नामांकित छात्रों के प्रतिशत को दर्शाता है, और लड़के लड़कियों का अनुपात इसमें दिखाया हुआ है। इसके बाद बोल रहा है कि जानकारी में छात्रों की संख्या कितनी है, 9800 छात्र हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों मिलाकर। और यहाँ जो रेशियो दिया हुआ वो बॉयज़ एंड गर्ल्स का दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है बॉयज़ एंड गर्ल्स। ध्यान रखना, अगर रिवर्स रेशियो दिया हो तो उसी तरीके से आप उसको लिखोगे। कॉलेज बी में लड़कियों की संख्या पूछ रहा है, तो भाई नहीं हो, देखो कॉलेज बी में क्या है, ये संतरे कलर का, ठीक है, नागपुर के संतरे। 16% है किसका, 9800 का। ओके, अब यहाँ पर गर्ल्स किसकी बात कर रहा है, बी की बात कर रहा है। अब देखो कितना है टोटल, 14 में गर्ल कितनी है 9, तो हमें क्या करना है 9/14 निकाल देना है। बात क्लियर है? अब एक चीज़ देखो, ये 0 से 0 कट गई, 0 से 0 कट गई, 14 से 16 आप काट नहीं सकते, 98 100 के बराबर मान लो, तो ये कितना हो जाएगा 900 आ जाएगा। और 14 से काटोगे तो 1 पॉइंट समथिंग जाएगा, यानी कि 900 से क्या आएगी, थोड़ी सी अबव वैल्यू आएगी। तो आपका ये ऑप्शन कट गया। हालांकि वैसे कुछ नहीं था, कैलकुलेशन आप इसको कर सकते थे, तो आपका 1008 आ गया। कैसे आ गया, देखो ये 14 7 98 7 हो गया, 7 9 63, यानी कि 3 6 18, यानी कि लास्ट में कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए। बात क्लियर है? अब इसके बाद नेक्स्ट देखो, इसमें 1 - के 10 है, हम जितना हो सकता है उस चीज़ को सॉर्ट करके छोड़ देंगे, बाकी आप खुद कर लेना। 1 - के 10 है, ये आपको दे रखा है, और यहाँ पर दे रखा है 10(3) और 1087, डेफिनेटली कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा। तो 1087 जो आपको दे रखा है यहाँ पर, वो क्या लिख सकते हैं उसको, 1087 है, इसको मैं लिख सकता हूँ cot 3, ये क्या हो जाएगा 1/10(3). ये पता लग गया कि भैया ये 1087 ये 10(3) से, 1015 है ये 1075 से, 1027 ये 1063 से, 1051 है ये 1039 से। अब आप क्या क्या बच गया, 1030 अपॉन में 1060। भैया सबको वैल्यू पता होती है, इसलिए आप कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। 10 a की वैल्यू निकल के आ जाएगी 1/2, cot a की वैल्यू निकाल दोगे 2। ओके, क्लियर बात? ये मार्क में करने लायक नहीं है ये क्वेश्चन, कि आप मार्क पर रिव्यू करो इन क्वेश्चन की। ये 1 टाइम में करने लायक क्वेश्चन है, इनको तो अगला दोबारा टाइम देना नहीं चाहिए। एक आयत की लंबाई 12% बढ़ा दी, चौड़ाई 8% कम कर दी, क्षेत्रफल में क्या दुष्प्रभाव पड़ा। अब 2 तरीके देखेंगे, मेथड 1 देखेंगे पहले तो भाई। मेथड 1 देखेंगे, इसमें बोला है देखो 100 आप मान लो,
इसके बाद क्या है, आपकी आयत की लंबाई बढ़ाई है 12%। एरिया होता है LB, यानी कि आपको 2 टर्म दे रखी हैं तो आपको 2 ही बार करना है। 12% बढ़ाए। अगर आयतन की बात करता, ठीक है, और यहाँ पर रेडियस होता, किसी एक ऐसे कुछ होता, तो आपको 3 बार करना पड़ता। 2 बार रेडियस के लिए करना पड़ता, 1 बार हाइट के लिए करना पड़ता। बात क्लियर। 12% इंक्रीज किया है यानी कि 112। इसके बाद क्या कर रहा है, ये 12% इंक्रीमेंट के लिए है। अब होगा माइनस की 8% यानी कि डिक्रीमेंट होगा। तो 12 का 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.96 तो ये आ गया, और 100 का कितना हो गया, 8 हो गया। तो 8.96 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ गया, 103.4। तो कितना इंक्रीमेंट हो गया, 100 से देखोगे तो 3.04, सॉरी हाँ गलत लिख दिया, ये गलत लिख दिया। 96 है ना, तो 96 है तो 04 होगा। क्लियर। 3.04 का क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। अदरवाइज मेथड 2 दूसरा देखो, ये और भी अच्छा मेथड है। इंक्रीमेंट हुआ है, ये डिक्रीमेंट हुआ है, प्लस माइनस में माइनस जीत गया। 12 इंटू 8/100, फाइनल कितना आ गया आपका 3.04। क्लियर बात। वो किसका आएगा, प्लस का, तो इंक्रीमेंट हो गया। इस तरह से आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ज़्यादा कोई कैलकुलेशन वाली दिक्कत नहीं है, आपके पास पावर है सिंप्लीफिकेशन की। अब इस क्वेश्चन को देखो, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है इस पेपर का, लेकिन अगर आपने ढंग से किया ये क्वेश्चन कुछ नहीं रहेगा। ये डायग्राम पहले से बनाया हुआ था तो हमारा काम बहुत आसान हो गया। इसमें आपको बोला हुआ है कि भैया OP जो है ना वो आपका कितना है, 13 है। बहुत बढ़िया। ये आपको 13 दिया हुआ है। OA कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। AP निकल आया 12, पाइथागोरस है, ये आपका 90 डिग्री है। अब इसके बाद PAB का क्षेत्रफल पूछा है। अब देखो भाई सिंपल सी बात है, इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा अलग से बना लेता हूँ ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए। ये क्या बन गया, ये तो मैंने बनाया AP, और ये मैंने बनाया क्या, PB। ये हमने बनाया भैया BO, और ये क्या है भैया, OA। अब एक छोटी सी लाइन और है, ये आपकी ये वाली, ठीक है। इसके बाद ये और मिला दी, पता बन गई। भाई गड़बड़ है ये तो मामला। चलो ठीक है, इसको नॉर्मल मिला देते हैं यार, ये गड़बड़ कर रहे हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें हो नहीं सकती ढंग से। ये P है, ये A है, और ये B है, और ये आपका O है, ये आप X मान लो। अब आपको ये दे रखा है 12, ये दे रखा है 5, और ये कंप्लीट OP दे रखा है आपको 13। अब एक चीज़ देखो, OAP में देखो, OAP में देखो, इसमें देखोगे आप तो AX क्या हो जाएगा, 5 इंटू 12 अपॉन में आपका 13। 5 इंटू 12 अपॉन में आपका 13। बात क्लियर है। तो यहां से AB कितना आ जाएगा, 2AX। इसका मतलब कितना, 120 अपॉन में 13। 12 पन्ने 60 दूना 120। अब इसके बाद बात करते हैं हम, AB क्यों निकाला, क्योंकि आपका जो एरिया है इसमें क्या बोला है, PAB का एरिया कितना है, M। तो M की वैल्यू कितनी है, बेसिकली 1/2। AB कितना है, 120/13। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए XP। अब यहां पर आप XP निकालो। देखो OP में से, OP कितना है आपका 13, आप OX सब्ट्रैक्ट कर दोगे। अब आपको OX पता होना जरूरी है। बात क्लियर है। आपको सबसे पहले क्या पता होना जरूरी है, OX। अब ट्राइंगल OAX और आप ट्राइंगल OAP में देखोगे तो OX अपॉन में 5 इक्वल टू 5 अपॉन में 30। क्लियर। तो OX कितना आ जाएगा आपका 25 अपॉन में 30। अब यहां से आप XP निकाल लोगे, 13 माइनस के 25 अपॉन में 13 कितना आ जाएगा, ये 144 अपॉन में 30। अच्छे से कर रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 144 अपॉन में 30। अब यहां तक आपका आ गया। आपको M अपॉन 15 यानी कि अगर दोनों में 15 का डिवाइड कर दोगे, ठीक है, दोनों में 15 का डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा ये, और अंडर रूट ले लोगे तो 15 से 8 टाइम्स, 8 से 2 बार, यानी कितना बच गया 4। ये 13 और ये 144, यानी कि अंडर रूट की वैल्यू तो आपकी आनी नहीं, क्योंकि 4 का अंडर रूट सॉल्व करोगे तो कितना हो गया 2, 144 का करोगे तो 12, और 13 स्क्वायर का करोगे तो 30, यानी 12 दूनी 24/13 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। क्लियर है बात। ये एक छोटा सा क्वेश्चन था जो इस पेपर का थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें कंपनी डी में औसत वेतन से अधिक प्राप्त करने वाले कर्मचारियों का परसेंटेज कितना दे रखा है, 16।
जो 80 के बराबर है तो औसत वेतन से कम प्राप्त करने वाले कर्मचारियों का वेतन। और यहाँ बोला है कि बिलो एवरेज मेल एंड फीमेल रेशियो दे रखा है कितना 2.5। इसका मतलब मेल एंड फीमेल, ठीक है, 5/2 है। मेल 5 है तो उस कंडीशन में फीमेल कितनी है 2 है। ये बताना था बस, ये चीज़ थी छोटी सी इसमें। अब यहाँ बोल रहा है कि औसत वेतन से अधिक प्राप्त करने वाले कर्मचारी हैं और औसत वेतन से कम प्राप्त करने वाले कर्मचारी, क्योंकि यहाँ पर दो ही चीज़ दी हुई हैं तो टोटल 100 है। क्लियर है बात, जिसमें से आपका 16 किस है, क्या है आपका अधिक वाले, तो 84 क्या है आपके कम वाले। तो 16 की वैल्यू कितनी है 80, 84 की वैल्यू निकालनी है। बात क्लियर है। 16 पन्नी 80, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 40 और 5 20, कितना आ गया 420। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 84 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें इफ x इज द स्क्वायर ऑफ नंबर व्हेन, इसको सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, इसको नहीं करा रहा मैं सॉल्व, अननेसेसरी टाइम वेस्ट है इन क्वेश्चन को करने में। ये क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद 8th क्वेश्चन, त्रिभुज ABC में एक अंतर्वृत्त खींचा गया है जिसकी भुजा AB इक्वल टू 10, BC इक्वल टू AB इक्वल टू 10, बहुत बढ़िया लिखो इसको 10, BC इक्वल टू 8 और CA इक्वल टू कितना है आपको 12 है। इसके बाद बोला है कि जैसा कि चित्र में दिखा गया है AD क्रॉस B है। अब यहाँ AD कितना है, ये आपका ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये आपको B है। अब एक चीज देखो, ये क्या है, AD आपका AE के बराबर हो सकता है क्योंकि भाई स्पर्शरेखा है दोनों, और BE और BF दोनों बराबर हो सकते हैं। यानी बेसिकली ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, AE क्रॉस के EB पूछ रहा है। बात क्लियर है यहाँ सब। अब आपको एक पता लग गई यार बात, यहाँ से ये चीज पता लग गई कि AE और EB आपको अलग अलग तो पता नहीं कितना है, लेकिन आपको ये पता है कि AE प्लस के EB कितना है, वो आपका 10 है। वहीं आपका EB प्लस के FC वो कितना है आपका 8 है, ठीक है। और FC क्या है, FCDC है, तो FC प्लस के आपका AE, क्योंकि AE और AD दोनों क्या है बराबर है, तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या 12। अब आपके क्या है, देखो 3 अननोन है और 3 ही आपकी इक्वेशन है। एक तो अननोन AE है, एक EB है और एक FC है। बात क्लियर है यहाँ तक। तो इनको क्या करो, तीनों को ऐड कर लो, तो AE प्लस के EB प्लस के FC, ये कितना हो जाएगा 30/2, यानी कि 15। अब यहां से आपको क्या चाहिए, AE चाहिए। तो AE निकालने के लिए आपको EB प्लस के FC सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, जो कितना है 8 है। तो ये कितना AE कितना गया 7 आ गया। अब आपको ज़्यादा कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वैल्यू क्या आएगी, इंटीजर आएगी, 7 के मल्टीपल में होगी। AE का मल्टीप्लाई 7 है तो EB निकालने की जरूरत नहीं है, 7 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, आप इसको टिक कर दोगे। बात क्लियर है। इसको आप अच्छे से देख लेना, इस क्वेश्चन को, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है इस क्वेश्चन में। क्लियर है बात। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें यदि 3x रूट वाई प्लस के 2y रूट एक्स, कोई प्रॉब्लम आती है किसी क्वेश्चन में तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं अलग से उसको और दोबारा समझा दूंगा, ठीक है। 3x रूट वाई प्लस के 2y रूट एक्स, और ये आपको दे रखा है, और आपसे ये चीज़ पूछिए कि के मान बराबर हैं तो का मान इसके बराबर है तो एक्स वाई के बीच चिन्ह में से कौन सा संबंध होगा। देखो भाई, यहाँ से आप चीज़ ध्यान से देखोगे तो रूट एक्स रूट वाई तो कॉमन ही आ रहा है, रूट एक्स रूट वाई तो कॉमन आ जाएगा। क्या लिखा जाएगा यहाँ पर, 3 रूट एक्स माइनस के 2 रूट वाई माइनस के 2 रूट वाई, ऐसे नीचे क्या आ जाएगा, रूट एक्स रूट वाई कॉमन आ जाएगा, तो 3 रूट एक्स बच गया, ये प्लस है ऊपर, और माइनस के 2 रूट वाई नीचे आ जाएगा। बात क्लियर है। सेम इसमें भी कैसे आ जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, मैं इसको भी डायरेक्ट लिख देता हूँ, 3 रूट एक्स माइनस के 2 रूट वाई, बस आपको कुछ नहीं करना है, सॉल्व करना है सिंपली, और ये हो जाएगा 2 रूट वाई इक्वल टू क्या बोला है इसने, रूट एक्स रूट वाई। ये तो आपस में कट गए, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा भाई, है ना। अब इसको कर लेते हैं सॉल्व। ये क्या है आपका, मल्टीप्लाई करो इसको,
तो ये कितना हो गया 9x प्लस के 4y, ठीक है। और ये माइनस के टर्म में तो ये तो कट जाएगी, तो कोई मतलब नहीं है इसको डायरेक्ट लिख लो आप। 3 दूनी 6 रूट एक्स रूट वाई इंटू 2, ये वाली भी तो आएगी, ठीक है। और अपॉन में ये क्या होगा 3 3 9x माइनस के 2 दूनी 4y और इक्वल टू क्या है ये रूट एक्स इंटू रूट वाई। तो भाई देखो ये तो कट गया आपस में, 3 दूनी 6 दूनी 12, तो ये किसका आ गया, आई थिंक कुछ गड़बड़ नहीं की है, 3 3 9 और 2 दूनी 4, ओके। एंड 3 दूनी 6 दूनी 12, सॉरी, इसका जब आप स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर क्या आएगी, कौन सी टर्म आएगी, ये स्क्वायर में 6 नहीं आएगा, ये स्क्वायर में 12 आएगा, क्लियर है। तो ये कितना आएगा 12 आएगा, तो 12 दूनी 24, इसका क्या हो गया आंसर हो गया 9x माइनस के 4y इक्वल टू 24, ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक आदमी के पास 10,000 रुपये हैं, उसने एक हिस्सा 15% साधारण ब्याज से और दूसरा हिस्सा 10% ब्याज से उधार दे दिया है। 5 वर्षों के बाद उसे ब्याज के रूप में 6,500 रुपये की प्राप्ति हुई। उसके द्वारा उधार दी गई धनराशियों के बीच में अंतर क्या है, क्लियर है बात। अब देखो ये 10,000 रुपये हैं, कुछ राशि इसमें दी गई है, कुछ राशि इसमें दी गई है, और 6,500 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ है 10,000 से। तो एक चीज देखो आपको कितना परसेंट ब्याज मिला है, एक जीरो ज्यादा के अपॉन में 10,000 आपको मिला है 100,000,000,000 यानी 65% आपको क्या मिला है, इंटरेस्ट मिला है 5 वर्षों में। बट वो मिला है 5 वर्षों में, यानी कि 65% आपको इंटरेस्ट मिला है 5 वर्षों में, यानी एक साल में कितना मिला है 12 पन्ने 13 पन्ने 13%। अभी देखो एक साल में 15% एक पर लग रहा है, एक पर 10% लग रहा है, और ओवरऑल कितना लगा 30 लग रहा है। तो आप सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आया, ये 3 आया, और ये कितना आया आपका 2 आया। अब यहाँ पर जो रेशियो है वो 3:2 है, मतलब कि आपके जो 15% पे जो आप पूंजी लगा रहे हो वो कितनी 3 है, और 10% पे जो पूंजी लगा रहे हो आप वो कितनी है 2 है। तो इनकी वैल्यू के बीच में डिफरेंस कितना है 1 का है, और ये कितना है 5, तो 5 की वैल्यू कितनी है 10,000, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 2,000, क्लियर है बात। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी कोई प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन नहीं है, इसको भी आप इजीली कर सकते हो। देखो ये इसको सॉल्व करने का वैसे बेसिक तरीका ये है कि आप या तो वैल्यू रख के कर लो, अदरवाइज साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा इक्वल टू 2y√13 है, तो वैल्यू तो पॉसिबल नहीं है इसकी। तो इसको क्या करोगे, कॉसेक और सेक की टर्म में दे रखा है, तो कॉस को सेक की टर्म में चेंज करोगे तो ये क्या आ जाएगा सेक अल्फा, और साइन को रिवर्स ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा कॉसेक अल्फा, कितना हो गया 2y√3। अब बस कुछ मत करो, सेक अल्फा को 2 रख लो और कॉस अल्फा को 13 रख लो, बस √13 रख लो, सिंपल आपका सॉल्व हो जाएगा। कॉसेक स्क्वायर अल्फा यानी कि 30 प्लस के 2 दूनी 4 इंटू 2 यानी कि 8, ठीक है 8, अपॉन में ये क्या है आपका 13 माइनस के 2 दूनी 4 4 3 12, कितना आ गया आपका 21/1, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें इसको भी कर लेना भाई, इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा, सिर्फ छोटी सी कैलकुलेशन है, बेस सेम है, और ये क्या दे रखा है माइनस के 5/2 है। देखो भाई पेपर में क्या लिखा रहता है 6/5 लिखा हुआ है शायद, आई थिंक। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आपको क्या करना है 3 की पावर 2x प्लस के 3 दी हुई है और इसकी पावर दी हुई है, तो आप सेम इनको क्या कर लो, जस्ट या तो इस पावर को इधर ले जाके रिवर्स कर लो और इजी हो जाएगा सॉल्व करना। उसके बाद देन इस पावर और यहाँ से 3 की पावर 2x प्लस के 3 यानी कि 3 इंटू 2x प्लस के 3, और ये आपके 2/3 इंटू 3x प्लस के 7, और जो आपके पावर में मल्टीप्लाई होके आएगा वो दोनों क्या कर लोगे सेम कर लोगे। मैं इस क्वेश्चन को इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ही मेरे को डिजिट नहीं पता लग रही है, आपको तो क्या पता लगेगी पेपर में एक्चुअल पता लग जाएगी। जो एक्चुअल पेपर होगा ना, मतलब कि जहाँ से आप डाउनलोड कर रहे हो, तो ये जो है सिस्टम में जाकर थोड़ा सा ब्लर हो गया है, तो इसको देख लेना। मैंने आपको ये चीज़ बता दी कि ये जो पावर जो भी आपको यहाँ दे रखी है उसको यहाँ ले जाओगे रिवर्स कर देना, तो ये कट जाएगी कुछ पावर, और फिर 3 इंटू 2x प्लस के 3 में जो भी हो मल्टीप्लाई में,
उसके बाद ये इन दोनों को क्या कर दोगे, इक्वल रख दोगे, तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। देन क्या होगा, 2 माइनस के 42x में उसको पुट कर दोगे। x की वैल्यू जो आएगी वो माइनस में आएगी। मुझे कैसे पता लगा, क्योंकि भाई 2 माइनस के 42 इंटू एक्स लिख रहा है, तो डेफिनेटली जो है वो x माइनस में होगा, तभी वैल्यू क्या आ सकती है, पॉजिटिव आ सकती है। अदरवाइज वैल्यू क्या होगी, पॉसिबल ही नहीं होगी। बात क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि एक त्रिभुज की एक भुजा 7 है, इसका परिमाप 18 है, क्षेत्रफल 108 अंडर रूट में है, अन्य दो भुजाओं के मान क्या होगा। ये नहीं बताया उसने समद्विबाहु है, समबाहु है, कैसा त्रिभुज है। अब आपको दिया है एक भुजा है कितनी, 7, तो भाई a प्लस पी, सबसे बढ़िया नॉर्मल तरीके से देखो इसको, 118। अब a कितना दे रखा है, 7, तो b प्लस के c दे रखा है आपको, ये पता लग गया कि भाई b प्लस के c जो है वो आपका 11 है। ठीक है। अब इसमें और हम क्या कर सकते हैं, अब देखो सिंपल सा हीरो का फॉर्मूला लगा दो। आपका s कितना आएगा, 18/2 यानी कि 9। ठीक है, तो 9 इंटू 2, 9 इंटू 9 माइनस के 7 यानी 2, और 9 माइनस के b, ठीक है, और 9 माइनस के c। क्लियर है। इसका क्या होगा, अंडर रूट, जो किसके बराबर है, अंडर रूट के 108 के। ओके बात। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, अंडर रूट तो हटा देता हूँ और सीधा लिख देता हूँ मैं इसको 108। 9 दूनी 18 यानी कि 9 माइनस के b इंटू 9 माइनस के c इक्वल टू 18 थी 54 यानी कि 6 टाइम्स। क्लियर है बात। अब ये देखो कि आपको दो भुजाओं के मान पूछे हैं, यानी b और c की वैल्यू पूछी है। अब b और c का टोटल कितना होना चाहिए, 18 होना चाहिए, सॉरी 11 होना चाहिए। तो सबका 11 बैठ रहा है, 7 4 11, 6 5 11, 8 और 3 11, और 7 और 4 11। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 9 में 81 प्लस के आपका BC माइनस के 18 9C माइनस के 9B। ठीक है, बात क्लियर है। 9B इक्वल टू आपका 6। अब यहाँ 81 प्लस के आपका BC माइनस के 9 इंटू 11 इक्वल टू आपका 6। 9 टू 11 कितना हो गया, ये 99, यानी कि आपका कितना सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 18, और 8 और 6 24, यानी कि BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 हो जाएगी। अब आपको देखो ये तो सबको पता है कि टोटल जो है वो 11 आ रहा है, लेकिन मल्टीप्लाई जो है वो आपका 24 होना चाहिए। तो 8 या 24 केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें मल्टीप्लाई आपका 3 और 8 यानी कि 24 है। आपको अदरवाइज पूरा करने की जरूरत नहीं है ये। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखो, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये भी, लेकिन ये आप जो है सेकंड अटेम्प्ट में करो तो बेटर है, क्योंकि इसमें एक बार चांस है कि आपकी कुछ गलती हो जाए। 4 अपॉन में 1 प्लस के रूट 2 प्लस के रूट 3, और ये आपको इस टर्म में दे रखा है। अब यहाँ पर आपको दे रखा है रूट 6 दे रखा है। तो एक बात यहाँ से आपको ये समझ में आती है कि मैं अगर इन दोनों का अलग पेयर ले लूँ और 1 को अलग कर दूँ तो रूट 6 बनने की प्रोबेबिलिटी है। तो 4 मैं अगर कॉन्जुगेटिव का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, रूट 2 प्लस के रूट 3 माइनस के 1 अपॉन में रूट 2 प्लस के रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और ये इक्वल टू में क्या है, जो भी यहाँ लिखा हुआ है। चलो इसको बाद में लिखेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका 4 रूट 2 प्लस के 4 रूट 3 माइनस के 4, और नीचे क्या आ जाएगा 2 और 3 5 प्लस के 2 रूट 6 माइनस के 1। क्लियर बात। अब कुछ प्रॉब्लम नहीं है आई थिंक, देख लेते हैं एक बार ये कितना है। ये कितना हो गया आपका। एक और चीज़ वैसे कर सकते हैं, थोड़ी ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी इसमें, यहाँ से हटाओ इसको, हम इस कैलकुलेशन को कम कर सकते हैं। कैसे कि ये आपको जो कॉन्जुगेटिव है इसकी जगह हम पेयर बना सकते हैं 1 प्लस रूट 2 और रूट 3 का अलग अलग। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, रूट 3 माइनस के रूट 2 माइनस के 1 अपॉन में रूट 3 का स्क्वायर माइनस के रूट 2 प्लस के 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, कॉन्जुगेटिव क्या था मेरा, मैंने कॉन्जुगेटिव मल्टीप्लाई किया रूट 3 रूट 2 प्लस के 1, इस कॉन्जुगेटिव से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये देखो आप 4 रूट 3 माइनस के 4 रूट 2 और माइनस के 4, और ये कितना आ जाएगा 3 माइनस के, ये कितना हो जाएगा 3 प्लस के 2 रूट 2। मैंने ऐसा क्यों किया वो आपको बता देता हूँ, ताकि आपको बार बार कॉन्जुगेटिव से मल्टीप्लाई ना करना पड़े।
4√3 माइनस के 4√2 माइनस के 4। अब देखो 3 से 3 कट गया, नीचे कितना आ गया, माइनस के 2√2 आ गया। ठीक है, माइनस के 2√2 आ गया। क्लियर बात। अब यहां पर आप क्या कर लो, जस्ट इसको सॉल्व कर लो। क्या हो गया, ये माइनस हो गया, तो माइनस के 4√3 अपॉन में 2√2 और प्लस के 4√2 अपॉन में 2√2 और ये माइनस माइनस प्लस यानी कि 4 अपॉन में 2√2। क्लियर बात। अब यहां पर आप देखो कि आप यहीं से लेके चलो, कंपेयर करते हुए चलो कि ए क्या है, एक इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं पहले। ये कितना हो जाएगा, √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ये 4 तो पूरा कट जाएगा, तो ये क्या माइनस की √6 और ये कितना हो जाएगा, ये कट गया 2 से 2 प्लस के 2 और ये कट जाएगा तो प्लस की √2। अब एक बात देखो, बिना कोई रूट में जो संख्या है वो ए है और ए की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 2। कंपेयर करोगे √6 से के साथ क्या है, माइनस की डी, तो यानी माइनस की डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस के 1। आप किस तरह से कंपेयर करते हो, माइनस के डी √6 इक्वल टू आपका माइनस की √6। ठीक है, तो √6 से √6 कट गया, डी माइनस माइनस कट गया और डी की वैल्यू कितनी आ गई, 1। ठीक है, इसके बाद है आपका b √2 जो कितना है √2, यानी कि b की वैल्यू भी कितनी होगी, 1 हो गई। √3 की कोई टर्म है नहीं तो c की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। सबका टोटल पूछा है 1 और 1 2 और 2 और 2 4। बात क्लियर है, ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसने बोला है कि ए पर्सन परचेज 40 आइटम्स एट सम प्राइस, ही सोल्ड सम आइटम्स एट ए प्रॉफिट 30%। 40 आइटम थे और उसने 30% प्रॉफिट पे कुछ आइटम बेच दिए, बाय सेलिंग देम ए प्राइस इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 26 आइटम्स। ओके, द रिमेनिंग आइटम आर सोल्ड 18% प्रॉफिट। कुछ और जो आइटम थे वो किस पर बेच दिए उसने, 18% प्रॉफिट पर। अब उसने बोला है कि टोटल परसेंट प्रॉफिट क्या होगा। अब इसको एक क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो ढंग से और एक बार खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। मैं ट्राई करता हूँ इसको हिंदी में करने की, कि एक आदमी ने 40 आइटम एक प्राइस पर क्या किए, परचेज किए और उसने कुछ बेच दिए 30% प्रॉफिट पर, और जो कि उसकी कॉस्ट प्राइस थी कितनी, 26 कॉस्ट प्राइस थी, और इसमें रिमेन जो थे उसने बेच दिए 18% प्रॉफिट पर। ठीक है, तो उसका टोटल प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। अब एक चीज देखो कि यहां पर आपको ये 30% जो है 26 आइटम का जो कॉस्ट प्राइस है वो इक्वल है 30% प्रॉफिट पर बेचने के बाद। यानी कि अगर आपने एक्स आइटम बेचे 30% प्रॉफिट के बाद, 30% प्रॉफिट है, ठीक है, 1.3 सीपी था क्या, कॉस्ट प्राइस एक आइटम का, तो एसपी क्या हो जाएगा 1.3 किसके लिए, कुछ आइटम एक्स के लिए, एक्स आइटम की बात कर रहे हैं, 1.3 सीपी। यानी कि एक्स आइटम का एसपी से, यानी एक्स आइटम है सेलिंग प्राइस कितना है 1.3 सीपी, जो किसके बराबर है 26 आइटम के सीपी के बराबर। क्लियर है बात। यानी एक्स की वैल्यू कितनी है आपकी 13 दूनी 26 यानी 20, तो रिमेनिंग आइटम कितने बच गए आपके 20। अब आपको ये तो पता लग गया कि भाई दोनों आइटम बराबर बराबर हो रहे हैं। ओके, क्लियर है बात। अब ये देखो आप 30 है और ये आपका 18 है, आपका फाइनल रेशियो कितना आना है 1:1 आना है। अब आपको वैल्यू निकालनी है इसकी, एक ऐसी वैल्यू चूज करो कि इसमें जो डिफरेंस है ना वो सेम आए। इसमें जो डिफरेंस है, अगर मैं देखो बाई चांस 27 ले लेता हूँ यहाँ पर, तो डिफरेंस कितना है 3 का आया और ये 9 का है, तो 3:1 बनेगा, तो ये नहीं हो सकता। अब मैं 24 ले लेता हूँ इनकेस, तो ये कितना है 6 आया और ये कितना है 6 आया, ये 1:1। तो ये क्या कर सकते हो आप, इस तरह से इस क्वेश्चन को भी कर सकते हो। ये बात समझ में आ गई। एक्स आइटम है यहाँ पर, एक्स आइटम 30% प्रॉफिट के बाद वो किसके बराबर है, वो 26 आइटम की कॉस्ट प्राइस के बराबर है। 30% सेल करने, 30% प्रॉफिट के साथ सेल करने पर वो किसके बराबर है 26 आइटम की कॉस्ट प्राइस के बराबर। ओके, बात क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर करते हैं अपन। 25 पुरुष एक कार्य को 16 दिन में पूरा करते हैं। 20 मैन है, 25 मैन है और 16 डेज में पूरा काम कर रहे हैं। काम शुरू के 4 दिन बाद समान क्षमता वाले 5 मैन उनके साथ जुड़ जाते हैं। क्लियर बात। अब इसने क्या बोला है
कि 5 लोग और जुड़ रहे हैं। एक बार खुद भी अटेम्प्ट करो वीडियो को पॉज करके और देन उसको प्ले करो और देखो क्वेश्चन आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा है और किस तरह से हो रहा है। 25 मैन है और 16 डेज में कर रहे हैं। काम शुरू कर दिया, इतना काम है बेसिकली। अब क्या काम शुरू कर दिया 4 दिन बाद। देखो 4 दिन तक तो 25 मैन और 4 दिन तक ये काम कर लिया उन्होंने। समान क्षमता वाले 5 लोग और उनके साथ जुड़ गए 4 दिन बाद। 4 दिन बाद जुड़ गए समान क्षमता के 5 लोग। अब कितने लोग हो गए? 30 हो गए। अब कितने दिन काम और करेंगे? एक्स डेज का काम बचा है माना कि। अभी बोल रहा है शेष कार्य को करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता है। ये किसकी वैल्यू पूछ रहा है? जेड एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। अब सब्ट्रैक्ट कर दो 25 इंटू 16 माइनस के 4 यानी 25 इंटू 12 अपॉन में कितना 30। 5 से 5 6 बार, 6 से 2 बार, कितना आ गया 5 दूनी 10। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 10 डेज। यानी आपको 10 डेज और चाहिए। इसने बोला शेष कार्य करने के लिए 10 डेज चाहिए। वो बोलता कि टोटल कितने दिन में कार्य हो गया तो 14 दिन में हो गया। बात क्लियर है? दोनों क्वेश्चन में अंतर समझ लेना, कहीं ऐसा नहीं हो गड़बड़ हो जाए। अब इस बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17। ये आप कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। कौन सी संख्या इससे विभाज्य है? तो जो 10 से विभाज्य होगी वही सारी संख्या क्या होगी? 2 से भी विभाज्य होगी, 5 से विभाज्य होगी। अब ये 10 से विभाज्य नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी। केवल एक ही ऑप्शन है इसमें, तो ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। 240 का a%, 240 का a% यानी कि a/100 सी है। ए का c% 117.6 है। तो a प्लस सी बताना है। अब भाई कुछ नहीं करो इसमें, सिंपल सा ये चीज़ देख लो कि c और a का रेशियो सेम तो हमेशा रहेगा। इस कंडीशन में भी सेम रहेगा, इस कंडीशन में भी सेम रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पर c और a का रेशियो कितना आया? 240 अपॉन में 1000 सॉरी 100। तो ये कितना हो जाएगा? इसको अच्छे से सॉल्व करोगे तो 2 से 12 बार और ये 5 बार। तो यानी आपका ये 17 जो है ना, ये टोटल है c प्लस a का। तो आपका 17 से डिवाइड होना चाहिए। अब 144 नहीं डिवाइड होता 17 से, ये भी नहीं होता डिवाइड, ये भी नहीं होगा डिवाइड। 17 से ये डिवाइड हो जाए, 17 कम 17 और कितना बच गए 3, 17 चौक 68। बहुत अच्छे से हो जाएगा। आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा ये नॉर्मल हो जाएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें एक बिंदु P से एक वृत्त की ओर एक छेदक खींचा जाता है। प्रतिच्छेद कर रही है वो रेखा। एक बिंदु P है और ये आपका वृत्त है। ठीक है, ये मान लो, ताकि पहले वृत्त से A पर मिले। ओके, फिर केंद्र से होकर जाए। ओके, ये केंद्र से होकर जा रही है तो हम इसको क्या स्ट्रेट बनाएंगे? कैसा बनाएंगे इसको? स्ट्रेट। ये स्ट्रेट बन जाएगी आपकी। ठीक है, ये स्ट्रेट बन गई। अब इसमें ये बोला है ये P है, ये A है और ये सेंटर है और B पर वृत्त से बाहर निकल जाए, ये आपका B है। यदि P से वृत्त की स्पर्शिका की लंबाई यानी कि आपका ये बोला है ये कितना है? ये है आपका 12। इसका भी कोई नाम दिया है? नहीं दिया, x मान लो। और वृत्त की त्रिज्या कितनी है? ये 5 है। तो P से A की दूरी पूछी है। अब भाई देखो, ये आपको अच्छे से पता है प्रॉपर्टी कि स्पर्शरेखा का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा? PA इंटू PB के। तो PB आपको पता नहीं है, PA कितना है? ये x मान लो और PB कितना हो जाएगा? x प्लस के 10। अब इसको सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं है, आप बस वैल्यू देख लो कि ऐसा कौन सा नंबर है जो 144 से डिवाइड हो सकता है। 10 तो हो नहीं सकता, तो 10 आप लोगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर x की जो वैल्यू लोगे वही आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा 144 में। अब इसको क्या कर सकते हो आप? 8 लो, 8 लोगे तो 8 से डिवाइड करोगे तो कितने टाइम्स? 1 टाइम्स एंड 8 टाइम्स। 18 आना चाहिए x प्लस की 10 की वैल्यू, और x क्या है यहाँ पर? 8 है। तो ये आपका ऑप्शन हो गया। अदरवाइज दूसरे ऑप्शन से भी आप क्या कर सकते हो? चेक कर सकते हो। ये बात क्लियर है? इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 20 क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बोल रहा है कि रवि सुबह 8:20 पर अपने घर से अपने स्कूल के लिए साइकिल से चलना शुरू कर देता है। इस क्वेश्चन को खुद भी अटेम्प्ट करना, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ अगेन। बाकी रिमेन जो है एक वीडियो और अपलोड कर दूंगा, क्योंकि इस वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी ये वीडियो, तो आपके सारे पेपर एक ही वीडियो में थोड़े प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा समझाना। तो मैं एक वीडियो और अपलोड कर दूंगा इन 2 शिफ्ट के बाद,
ठीक है, 3 शिफ्ट जो आपकी बची हैं। और इसमें क्या है, आपको बोला है कि 8:20 पर अपने घर से, ये उसका घर है किसका, रवि का, और अपने घर से स्कूल के लिए साइकिल से चलना शुरू कर देता है। यदि वह अपनी साइकिल 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाता है तो 8 मिनट की देरी से पहुंच जाएगा। यदि अपनी साइकिल 16 किलोमीटर की स्पीड से चलाता है तो निर्धारित समय से 10 मिनट पहले स्कूल पहुंच जाएगा। अब एक चीज देखो, इसमें क्या पूछा आपसे, निर्धारित समय पूछा है। अब देखो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें हम निकालेंगे डिस्टेंस, जो अक्सर पूछ लेता है वो एग्जाम में, और इसको निकालने का सबसे बढ़िया तरीका है सिंपल सा, कि यहाँ आपको बोला है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और वो जा रहा है 8 मिनट लेट, ठीक है। अब इसके बाद 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और वो हो गया है 10 मिनट जल्दी, यानी कि 6 किलोमीटर पर आवर में 18 मिनट का डिफरेंस आया। 18 मिनट को हम पहले आवर में कंप्लीट करेंगे 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब सबसे पहले क्या करो, दोनों स्पीड का मल्टीप्लाई कर लो, 16 इंटू 10, 10 से 6 टाइम्स, 6 से 3 टाइम्स, 3 से 6 2 टाइम्स और 2 से 16 8 टाइम, यानी कि 8 किलोमीटर की क्या आगे डिस्टेंस लगेगा अगर आपसे डिस्टेंस पूछता तो। पहली बात। दूसरी बात ये कि आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है कि कितना टाइम ड्यूरेशन एक्चुअल में लग रहा है, ताकि वो पहुंचने का आपको पता लग जाए कि 8:20 पे चला है तो वो कितने बजे पहुंचा है। अब देखो 16 किलोमीटर पर आवर से अगर चल रहा है, यानी कि एक कार में 16 किलोमीटर चलता है तो 8 किलोमीटर कितने घंटे में चल लेगा, आधा घंटे में, यानी कि 30 मिनट में। और देखो 30 मिनट तो उसको तब लगते हैं जब 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो एक्चुअल जो लगना है उसको वो कितना लगना है, 40 मिनट लगने हैं, यानी कि 40 मिनट एक्चुअल में लगते हैं और 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। अगर वो 16 की स्पीड से चलता है तो कितना हो जाएगा, 13 मिनट। आप 10 से भी करके देखोगे तो भी क्या आएगा, सेम आएगा। क्लियर है बात। तो ये कितना हो गया, 40 मिनट लग रहे हैं, 8:20 पे चला है तो कितना हो गया, 9 बजे पहुंच जाएगा। 10 से करके देख लो, 8 किलोमीटर में 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब देखो यहाँ पर मिनट में बात, क्योंकि पॉइंट में आएगा तो हम इसको क्या मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। 8 किलोमीटर और 10 किलोमीटर पर आवर है तो 60 में कन्वर्ट कर लो तो 48, यानी कि कितने लग रहे हैं, 48 मिनट लग रहे हैं। लेकिन 8 मिनट देरी से पहुंच रहा है वो, 48 मिनट में क्या 8 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं उसको, तो एक्चुअल टाइम क्या है, 40 मिनट का है। तो 8 20 40 कितना हो गया, 9। बात क्लियर है। ये इस तरह से आप कर सकते हो इन क्वेश्चन को। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। हाँ भाई, a साइन a प्लस के b कॉस a इक्वल टू c, और ये आपको दिया हुआ है और आपसे बोला है कि ये क्या होगा, ठीक है। अब एक चीज़ देखो कि यहाँ पर आपको क्या है कि a का कुछ मेंशन नहीं है कि a है क्या, आपको a b के टर्म में चीज़ें दी हुई हैं। तो आप या तो दूसरा तरीका ये है कि आप इसको x मान लो और पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर a प्लस के b स्क्वायर, पहली इक्वेशन को मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड करना है, ठीक है, ऐड करके स्क्वायर नहीं करना है, प्लस के a 2ab साइन a कॉस a। बात क्लियर है। इसके बाद दूसरी टर्म को हम स्क्वायर करेंगे, a कॉस स्क्वायर a प्लस के b स्क्वायर साइन स्क्वायर a, ओके, और माइनस के 2ab कॉस a साइन a, जो भी पहली टर्म आई है वही साइन a, ओके। अब देखो ये तो कट गया। अब a स्क्वायर साइन स्क्वायर a प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर a, ये कितना हो, a स्क्वायर, और अगला टर्म क्या हो जाएगा, b स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा आपका c स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे x स्क्वायर। आपसे क्या पूछा है, x की वैल्यू पूछी है, तो x स्क्वायर कितना आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर माइनस के आपके c स्क्वायर, और x पूछा है तो इसका क्या हो जाएगा, अंडर। क्लियर बात। छोड़ने लायक क्वेश्चन नहीं है ये, बिल्कुल भी 1% भी छोड़ने लायक क्वेश्चन नहीं है ये। अब इसके बाद आपको ये क्या बोला है, एक कंपोनेंट बार ग्राफ है, इसको बोलते हैं कंपोनेंट बार ग्राफ। इसमें बोला है 2012 से 2019, दो जेएसओ को तैयारी कर रहे हैं बच्चों के लिए बता रहा हूँ, ये कंपोनेंट बार ग्राफ है, आपसे पूछा जा सकता है किस तरह के बार ग्राफ है। अब इसमें आपको बोला है परसेंटेज, लाभ में प्रतिशत वृद्धि, और यहाँ क्या दिया हुआ है, लाभ, ये क्या दिया हुआ है, ईयर दिया हुआ है, प्रॉफिट इन करोड़, ये तो आपको ईयर दिया हुआ है, ठीक है, ये तो कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं है। इसके बाद ये दिया हुआ है प्रॉफिट, और ये दिया हुआ है परसेंट इंक्रीज, यानी कि 34.6 से ये 43.9 जो हुआ है उसमें कितना इंक्रीमेंट आया है, ये ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। तो डेफिनेटली ये चीज़ तो आपसे पूछने वाला वो है नहीं जो आपको दी हुई है, ये तो आपको डायग्राम समझ में आ गया।
अब इसके बाद पूछते हैं इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि पिछले वर्ष की तुलना में लाभ में प्रतिशत वृद्धि किस वर्ष में सर्वाधिक है। सर्वाधिक वृद्धि पूछ रहा है। अब देखो सर्वाधिक वृद्धि के लिए आपको ये पता होना चाहिए, ये जो परसेंट दिया हुआ है ना, ये तो इसने निकाल रखा है ऑलरेडी, तो आपको ज़्यादा कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। इनमें सबसे हाईएस्ट कौन सा है, ये है 26.88 अगर आपको नहीं दिख रहा है तो, और जो कि सबसे हाईएस्ट चाहिए तो ये कौन सी टर्म में 2013 में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अदरवाइज क्या करता है मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस में वो ये चीज़ नहीं देता है, तो आपको क्या करना पड़ता है 43.9 माइनस के सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है 34.6। ओके 43.9 माइनस के 34.6 और 34.6 से क्या निकालना पड़ता है, परसेंट निकालना पड़ेगा। ऐसा सबका करना पड़ेगा, तो उसका भी एक शॉर्ट मेथड है। अगर वो क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा। इसका आंसर तो डायरेक्ट था 2013। ठीक है, अब लास्ट के कुछ क्वेश्चन बचे हैं। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, कुछ बोला हुआ है इसमें कि द फॉलोइंग ग्राफ शोज द डेटा ऑफ नंबर ऑफ द कैंडिडेट दैट अपीयर्ड एंड क्वालिफाइड। ये अपीयर्ड का डेटा है और ये आपका क्वालिफाइड का है, होप सो आपको दिख रहा होगा। अब इसके बाद बोला है बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन द डिफरेंस बिटवीन द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट दैट क्वालिफाइड फ्रॉम। ये इंग्लिश हिंदी में क्या रीजन है इसका आने का। बेसिकली क्या होता है, जब ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा बच्चे को तो उसने इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया होगा और उसने अटेम्प्ट इंग्लिश में किया होगा, तो इसके वजह से जब ये छपा है ना तो ये इंग्लिश में छप गया। ये चीज़ होती है बेसिकली, ये मिक्स हो जाते हैं ना कई बार। द डिफरेंस बिटवीन द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट दैट क्वालिफाइड फ्रॉम द कॉलेज बी एंड डी इज। अब जो कैंडिडेट बी और डी में क्वालिफाइड हुए हैं उनका परसेंटेज कितना है, बी और डी। अब बी में देखो भाई 420, बी में कितना हुआ है 420 और डी में कितने क्वालिफाइड, हाँ डी में कितने हुए हैं 432 आउट ऑफ 480, और यहाँ कितना है, ये कितना है 560 में से। अब आपसे पूछ रहा है वो डिफरेंस, बात क्लियर है। अब भाई देखो इसको सब्ट्रैक्ट करो, 70 to 56, डिफरेंस बिटवीन द परसेंटेज 42, 6 8 48। मैंने 8 क्यों लिया नीचे, क्योंकि ताकि सब जो डिनोमिनेटर है वो कॉमन लेने में आसानी हो। 6 से कटाए कितने टाइम्स, 6 7 42 और 6 दूनी 12। अब देखो कितना आ रहा है सब्ट्रैक्ट करने पर 12/8। माइनस मत लिखना क्योंकि देखो इसने ये नहीं बोला कि पहले से दूसरा घटाना है दूसरे में से पहला, और आंसर क्या लेना है, डिफरेंस पूछा है तो पॉइंट में ही लेना है। इनटू आपका क्या है 100। ठीक है, तो 15 8 120 कितना आ गया 15%। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसने बोला है कि एक छात्रों ने परीक्षा दी, त्रुटि थी जिसमें 48 अंक छात्रों के अंकों को प्रभावित किया, उनके औसत अंक। वैसे ये पेपर इतना ज़्यादा कैलकुलेटिव था नहीं, ये हार्ड शिफ्ट में मेंशन किया हुआ है। इससे पहले वाला पेपर जो था वो डेफिनेटली हार्ड शिफ्ट में रहा होगा, तीसरे या चौथे नंबर पर रहा होगा, बट ये पेपर ज़्यादा कैलकुलेटिव है नहीं। जिसमें 48 स्टूडेंट्स के अंकों को प्रभावित किया और उनके औसत अंक 78 से घटकर 66 हो गए। शेष छात्रों के औसत अंक में 3.5 अंक की वृद्धि हुई, इससे सभी छात्रों के औसत में 4.5 की कमी हो गई। परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या। अब एक देखो, एक उत्तरवर्तिका में एक त्रुटि हुई है, एक छोटा सा एरर हुआ है जिसकी वजह से 48 जो बच्चे थे, 48 बच्चों के नंबर 78 से घटकर कितने रह गए 66 हो गए औसत एवरेज। यानी कि कितना डिफरेंस आ गया यहाँ से, लगभग 12 नंबर का डिफरेंस आ गया, और वो भी कितने स्टूडेंट्स में 48 स्टूडेंट्स। इसके बाद शेष छात्रों के औसत में 3.5 की क्या हुई, वृद्धि हो गई। 3.5 की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। अब देखो माने कि एक्स स्टूडेंट हैं, उनके एवरेज में क्या हो गया 3.5 का इंक्रीमेंट हो गया। इससे सभी छात्रों के औसत में 4.5 की क्या हो गई, कमी हो गई। अब सभी टोटल एवरेज, टोटल स्टूडेंट कितने हैं आपके 40 प्लस 48 प्लस के एक्स, और इनमें क्या हो गया माइनस के 4.6, और ये कितना है 12 है, माइनस के 12। ठीक है, जो एवरेज था वो माइनस के 12 रहा है इसका। अब ये क्या है, बराबर है दोनों, इन दोनों का टोटल जो है वो किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो ये किसके बराबर है 12 × 48 माइनस के, और ये प्लस में है 3.5 × x। आपको ये निकालना है कि परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र कितने हैं, तो ये आपको क्या निकालनी है x प्लस के 48 की वैल्यू निकालनी है। अब इसको करो, आप सॉल्व कर लेना इसको। देखो इसको कैसे करोगे, माइनस के 12 × 48, इसको आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, ध्यान रखना ये बात।
प्लस के आपका 3.5x, इसको भी करने का स्मार्ट तरीका होता है, माइनस के 4.5 इंटू 48, और ये क्या हो जाएगा माइनस के 4.5 इंटू एक्स। अब एक चीज़ देखो, ये और ये चीज़ देखो, इसमें 48 टर्म को कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा माइनस के 12 और प्लस के 4.5, यानी कि कितना हो गया 7.5, ठीक है, वही माइनस की। अब ये माइनस के 3.5 इधर जाएगा तो ये कितना हो गया माइनस के 7 और 3 8 एक्स। हाँ, यहाँ पर एक्स की वैल्यू पता लग गया आपको 6, माइनस से माइनस कट गया 6 और 6 7 42 56 30, यानी कि कितना 45। अब 45 और 48 कितने हो गए 93। टोटल स्टूडेंट कितना गए 93। बहुत अच्छा सवाल था, छोटा सा था, ज़्यादा कोई कैलकुलेशन थी नहीं, और होप सो इस बच्चे ने आई थिंक छोड़ रखा होगा। डेफिनेटली नॉट आंसर्ड। ये क्वेश्चन छोड़ने लायक नहीं है। क्लियर, ये पेपर इतना टफ है नहीं, हार्ड शिफ्ट में मेंशन कर रखा है, बट ये टफ है नहीं। ये पेपर जो टफ होगा डेफिनेटली मैं उसको बताऊंगा कि वो पेपर कैलकुलेटिव है। एक दुकानदार किसी वस्तु को खरीदते समय लागत मूल्य का 12%। अब देखो ये मान लो कि ये सीपी है और यहाँ पर एसपी की बात की गई, डेफिनेटली की होगी इसने, और ये एमपी, 3 चीज़ होती है। इसको लिखने का बढ़िया तरीका है, इससे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है। लागत मूल्य का 12% कर के रूप में दे देता है। अब देखो सीपी है, मान लो कि आप 100 है, 12% आपका टैक्स लग गया 12 रुपये, जिसकी लागत 500 रुपये है, यानी कि 100 की वैल्यू कितनी बोल रहा है। आप ऐसा करो, ये बोलो 100, ये लागत मूल्य कितना दे रखा है इसने 500 रुपये दे रखा है, 12% टैक्स लग गया, यानी टैक्स कितना लग गया इसका 12 पन्ने 60 रुपये। अंकित मूल्य पर 16% की क्या कर देता है, छूट दे देता है। अब 20% का क्या करता है, लाभ अर्जित करता है। अब एक चीज़ देखो, लागत मूल्य 500 है, खरीदते टाइम कितना क्या कर देता है 12% का कर चुका देता है, 12% का कर चुकाता है, तो इसका फाइनल जो सीपी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 560। बात क्लियर हो रही है, 560 हो जाएगा, क्योंकि भाई ये जो लागत मूल्य जो उसका 500 रुपये जो सीपी रहा है और टैक्स लगाया, तो टैक्स लगाकर और इसमें प्रॉफिट लगाकर तब वो एसपी बेचेगा, यानी कि तब क्या करेगा, सेल करेगा। और इसने यहाँ बोला है कि अगर एमपी 100 है, ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को, एमपी 100 है, कई बच्चे फंस जाते हैं इन क्वेश्चंस में, और 16% की छूट दे रहा है, तो छूट देने के बाद कितना पड़ जाएगा ये। देखो मैं इसको थोड़ा सा क्या है अलग ढंग से लिख देता हूँ यहाँ पर। ये तो 560 हो गया आपका सीपी, ठीक है। अब ये क्या है आपका अगर एमपी 100 है तो छूट देने के बाद कितना हो जाएगा 84, 16% छूट दिए, उसके बाद भी 20% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अगर सीपी 100 है तो 20% का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। यानी कि ये यहाँ पर जो ब्लैंक बचा हुआ है इसको आप जो पास वाला नंबर है उससे लिख लो। तो अंकित मूल्य क्या होगा, अब देखो हमें सीपी एसपी से तो मतलब है नहीं, ठीक है, 100 से ये 100 कट गया और 84 और ये आपका 120। अब आप क्या करो, जो नंबर कट गया, तो आपका रिमेन कितना बचा है, ये 120 और ये कितना बचा है 84। 84 की वैल्यू कितनी है आपकी 560, तो 120 की वैल्यू कितनी होगी, आपको सिर्फ ये निकालना है 84 इंटू आपका 120, 12 सत्ते 84, 7 से 8 तो 800, ठीक है। ये क्वेश्चन सिंपल है, अच्छे क्वेश्चन है, और जो हार्ड शिफ्ट है हम वो कर रहे हैं ताकि आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएँ, कुछ चीज़ें मिस ना हो। कैलकुलेटिव अगर आपको पेपर लगता है तो ये चीज़ दिमाग में एक स्टार बना के डाल लेना कि अगर कोई क्वेश्चन ज़्यादा लेंथी दिख रहा है तो वो सबसे ज़्यादा ईजी है, ठीक है, उसको पढ़ना। मैं आपको कुछ क्वेश्चन डेफिनेटली दिखाऊंगा आगे जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं, उनकी लेंथ काफ़ी है, मतलब वो 4-4 लाइन के क्वेश्चन है और उनका आंसर 10 सेकंड का भी नहीं है, ठीक है। आप पॉइंट पकड़ के डायरेक्ट आंसर उसका टिक कर दोगे। ओके, तो थैंक यू, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। 2 शिफ्ट कराई है मैंने, एक और वीडियो अपलोड कर दूंगा जिसमें आपके कंप्लीट हो जाएगा।